मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दी मेमन टीवी एचडी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत है, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ दस्तरखान की नई वैराइटीज़ के साथ और हम्द नात और बयान के साथ। नाज़रीन कराम, हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमें जिन फरमाओं ने, जिन स्पॉन्सर्स ने हमें इशारात से नवाजा है, उनमें अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन लीडिंग IT कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, सेंट्रिक टावर बाय पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोबीज पेंट, नारा ग्रुप, रूमी ग्रुप, डाइनर्स ग्रुप और मिसाफ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिनका कहना है कि लाइट अप नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारे को पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं स्काई स्क्रैपर बाय हुनानी बिल्डर्स एंड डक्स प्रॉपर्टीज़, कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, शायान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इसके अलावा हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ड्रेस पार्टनर्स जे परदेसी और दौला अटायर का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा
ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है गर्दन, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका कितना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हर ज़लाने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो नन्हा सांस जो एड़ी लगने थे, यही कह रहा है वो खैमे में रोकर। वो नन्हा सांस जो एड़ी लगने थे, यही कह रहा था वो खैमे में रोकर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
पां बदे माशाअल्लाह अल्लाह ताला से मंगू था दुआ कड़ी इबादत आहे रमज़ान जी क़ीमती सातूं आहिनि शहरी में इफ्तारी में वॾी राति में बहु मंगावा आहे नमाज़ से पहला नमाज़ जे बाद लेकिन मंगन में पंहिंजी तरजीह कुरो हुनी खपे ने पां मंगन में किन चीज़ के मंगजे पहला तो अल्लाह से पां के ही मंगना हुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मसअला व खैरद दुआ। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सारे तरीके से मंगनू भी अल्लाह से मंगी आहिनि कि अल्लाह तो असा के सिखा कि पां सारे तरीके से आई से मंगजे ने बेहतरीन दुआ आई से करजे बेहतरीन सवाल आई से करजे पछी अल्लाह कुरान में पां के सिखाया आहिनि। अल्लाह ताला फरमाए कि किक माण्हू अहिड़ा जो बस ई चुनता आतिना फिद दुनिया रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्लाह मेरा दुनिया का ये मसला हल कर दे ये कर दे ये कर दे मालो फिल आखिरत मिन खलाक अड़े मारवे जो आखिरत में कोई हिस्सो ना है मैनू मई यकूल बीजा माण्हू के अहिड़ा आहिनि जो अक़लमंद आहिनि जो इन तरीक़े से दुआ करनि था रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाह असांजी दुनिया भी भली करी ॾे असांजी आखिरत भी भली करी ॾे अने असांखे जहन्नम जी आग से महफूज़ करी ॾे। तो दुनिया जी भलाई ई मंगावा है कुरान पाके सिखाई रहियो आहे रब्बना आतिना फिद दुनिया पहला मंगावा है पंहिंजी ज़रूरत आहे पंहिंजा जेतिरा मसला आहिनि पंहिंजा बच्चाऊं जा मसला आहिनि तालीम जा तरबियत जा रोज़ी जा बीमारीअ जा गम जा जेतिरा पंहिंजा दुख आहिनि लेकिन साथ साथ फिल आखिरत हसना असल जो असांजी ज़िंदगी आहे न ई मौत से शुरू थी रही है पंहिंजी उॾा जी ज़िंदगी जो है न ई बहितर थी वञे ने उनजी सूरत ई आहे कि पाण खे वक़ीना अज़ाब अन्नार अल्लाह ताला पंहिंजी क़ब्र के पंहिंजी आखिरत के जहन्नम न बनाए। ये अगर अल्लाह बचाए अल्लाह हिफाजत करे कोई माण्हू जी जहन्नम बनी हुई जो अल्लाह से मुजरिम बनी ने मिलनू इन्नहु मयाति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहू जहन्नम इनजी जहन्नम इनजी मौत से शुरू थी वञे। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान जे आखिरी रुकू में अक़लमंदी जी तीजी जो निशानी बयान करी आई वो ई जाए कि वो आखिरत के बारे में अल्लाह से थरकी ने जहन्नम से पनाह मंगन था वक़ीना अज़ाब अन्नार असा के जहन्नम जी आग से अल्लाह बचाई गिनो रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैता कि अल्लाह जिनके आई आग में विझी ॾिनिया तो इनके तो आई रुसवा करी विझिया उनजी तो ज़िल्लत थी हुई वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार ने अड़े ज़ालिमे जो उनकी कोई मददगार नहीं हुए। तो ई दुआ अल्लाह ताला से मंगनू कि अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम जी आग से पाके बचाएगी ने पंहिंजा आखिरत जा मसला केतिरा वधारे आहिनि पंहिंजी मौत जे बाद बदे से पहलो मसलो पंहिंजी मौत जो आहे कि पंहिंजो ख़ात्मो ईमान ते थी वञे। ई दुआ पाण में से केतिरा माण्हू मंगनि था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सॼी ज़िंदगी बादशाहत करी आहे बदी नेमतूं अल्लाह जी इस्तेमाल करी आहे अल्लाह ताला ख़्वाब जी ताबीर भी इन्हीअ खे सिखाई पछी आख़िर में कुरो दुआ मांगी आहे रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरत तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मुंहिंजी मौत जो है ना ख़ात्मो मुंहिंजो ईमान ते थी वञे आई नेक लोगों में मुंहिंजो शुमार करी ॾियो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करी अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन ए अल्लाह में क्या है पुत्र जे नेक माड़वे में शुमार तो अल्लाह जे नेक बंदाओं में शामिल थीनू मौत जवत ई बधे से पहलो मसलो है। क़ब्र जन्नत जो बाग बनी वञे हिकिड़ो मसलो आहे। मैदान हशर में अल्लाह पोते जो अर्श जो सायो नसीब करिए बहु वॾो मसलो आहे। हुंडी जी प्यास जी शिद्दत से अल्लाह बचाए ने पोते जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दस्त अक़दस से हौज़ कौसर जो पानी मिली वञे ये केतिरो वॾो मसलो आहे। नाम अमाल जॾहिं वरनि तो दाएं हथ में पंहिंजो नाम अमाल अची वञे मीज़ान अदल क़ाइम थिए तो नेकियों को पल्लो पंहिंजो झुकी वञे। इन तरीक़े से पुल सिरात जो एतिरो ख़तरनाक जहन्नम जे मथे पुल आहे हर एक के उनसे गुज़रनो आहे उन ॾींहुं पां नेकीअ जे नूर जी रोशनी में नूर हुम यसा बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम नेकी जो नूर अॻियां बि हुए दाएं तरफ़ बि हुए माण्हू बिजली जी कड़क जी तरह पार थी वञे जन्नतुल फिरदौस मिली वञे अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पड़ोस जी जन्नत मिली वञे। ई पंहिंजा आख़िरत जा बधे मसला आहिनि। तो पाके दुआए में दुनिया जे मसलाओं के साथ आखिरत जो मसले जी भी बहुत दुआ करावा है न ख़ास करीने जहन्नम से हिफाजत ये जो आखिरी अशरो है जहन्नम से खलासी जो अशरो है पाके इतरो इनमें मंगावा है पोते ले भी जिंदाओं ले भी मरहुमीन ले भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पोते जे फजल से ने रोज़ाना इफ्तार जब अल्लाह ताला कितना लखे माण्हू के जहन्नम से खलासी जो परवानो दिए तो
रमज़ान जे दी में भी करे तो, रात में भी करे तो, इफ्तार जे टाइम भी करे तो, आखिर रोज़े में सज्जे रमज़ान में जिस तरह जहन्नम से ख़लास थिया आहिनि तो आखिर रोज़े त अल्लाह ताला इतरे के जहन्नम से ख़लासी जो परवानो ॾिए तो अल्लाह जी ज़ात तो नवाज़न वारी है। पां दुनिया जे मसाइल के साथ आखिरत के भी सामने रखी ने अल्लाह से मंगना तो इंशाअल्लाह पाके जी दुनिया जा मसला अल्लाह पाक हल करन था, ज़रूर पाके उम्मीद है कि अल्लाह पंहिंजे आखिरत जा मसला भी हल करनो इंशाअल्लाह। ने उड़ा जी ज़िल्लत ने रुसवाई से अल्लाह पां बदे जी हिफ़ाज़त करे, पंहिंजे माँ पीउ जी हिफ़ाज़त करे, पंहिंजी औलाद जी हिफ़ाज़त करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call खुशामदीद और वेलकम बैक। रूह परवर तिलावत, नात और बयान के बाद अब बारी है हमारे नौजवान सितारे सेगमेंट की। नाज़रीन, नौजवान सितारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं न सिर्फ वतन अज़ीज़, न सिर्फ सोसाइटी, बल्कि कम्युनिटी के उन नौजवानों से जिन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ इंसानी खिदमत को भी तरजीह दी है और साथ ही साथ कम्युनिटी की मीडिया के हवाले से जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला आज एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। मैं खुद इसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, नफीस बोलते हैं और बहुत कम ऐसा लगता है हमारी वेमन कम्युनिटी के नौजवानों में कि जब वो उर्दू में बात कर रहे हों तो उर्दू दाँ जैसी जो है हमें फ़ील आती है। तो ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है और अपने मुख्तसर से कैरियर में, अपने मुख्तसर सी उम्र में उन्होंने बड़े जो है कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। आप बिल्कुल यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी का
एजाज़ आपके पास हासिल है उपलेटा मेमन एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और कम उम्र और कम सिन तरीन जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा उपलेटा मेमन एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी के रुकन भी हैं। हम इन्हें सोशल मीडिया पर गाए बगाए रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखते रहे हैं। इंजीनियर हुमैर मेमन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब हम ख्याल लोग, हम पल्ला लोग या हम ज़ाब्ता लोग जो है एक साथ मिलते हैं तो बात करने का मज़ा भी आता है। और हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में ऐसे ही हमारे कुछ दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कैसा चल रहा है ये रमज़ान? पहले तो आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दी मेमन टीवी HD टीम का, अली गोडल साहब का, अल्ताफ़ भाई आपका कि आपने मदू किया और मौका फ़राहम किया कि कुछ बातचीत की जाए। और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। पहले आगाज़ रमज़ान ट्रांसमिशन से ही कर लेते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स ने अपनी अपनी कोशिश की है। ओवरऑल मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनका एक अपना होता है, लेकिन ये जो एक कम्युनिटी लेवल पर जो रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिले का आगाज़ हुआ है आपसे कोई चंद बरस पहले से, कैसे देखते हैं? इसमें गाए बगाए है, तरक्की हो रही है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर न सिर्फ मेहमान हिस्सा लेते हैं बल्कि बोलने वालों की जो है और अवेयरनेस क्रिएशन की भी एक अच्छी जो है वो सिलसिले का आगाज़ हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो शायद बहुत पहले लेना चाहिए था और मुझे लगता है थोड़ी ताख़ीर हुई, बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी अगर ट्रांसमिशन देखें तो वहाँ पे इल्म तो कुछ हासिल नहीं हो रहा सिवाय आपको फजूलियात के अलावा। हमारी कम्युनिटी ने जो स्टेप लिया है, डिफरेंट चैनल्स ने अपनी कैपेसिटी में जिस तरह करते रहें, इससे फ़ायदा ये बात कि एक तो मेमन बरादरी का जो टैलेंट है वो निखर के सामने आया। मेमन बरादरी के सितारे जो इस वक्त रोशन नहीं थे वो उफक पे रोशन हो गए। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग उनको ये आइडिया हुआ कि मेमन बरादरी कितनी मुख्तलिफ जहतों में कितना बड़ा काम कर रही है। तो मीडिया ने जिस तरीके से मेमन बरादरी को मुल्की उफक पे एक चांद की तरह रोशन कर दिया कि बाकी सारी कम्युनिटी सितारे की मानद लग रही है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि कम्युनिटी के चैनल्स का काम ही यही है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को, मैं सिर्फ मेमन बरादरी की बात नहीं करूँगा, ऐसे कई कम्युनिटी चैनल और मज़ीद आने चाहिए जो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को, उनके कामों को, उनमें काम करने वाले लोगों को दुनिया के साथ रूशनास कराएं। और ये बड़ा अहम तरीन शोबा है जिसमें हम तमाम ही तिजारती कम्युनिटीज़ जो है वो लैग कर रही हैं। ऐसा कुछ प्लान, मरबूत प्लान होना चाहिए। अच्छा हुमैर, अब मैं बात करूँगा हुमैर मेमन, इंजीनियर हुमैर मेमन जो है आज हमारे साथ मेहमान की हैसियत से हमारे इस स्टूडियो की ज़ीनत बना है। कैसे आगाज़ होता है, किन गलियों से, किन चौराहों से निकल कर आगे बढ़े, कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल हुई, कैसे शौक़ पैदा हुआ बोलने का, सुनने का, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं पूछना। क्या पाकिस्तान के बाद मेमन बरादरी की कसीर तादाद लियारी के इलाके में आबाद हुई। जी बिल्कुल, हमारे आबा व अजदाद भी वहाँ से थे, तो लियारी ही में आँख खुली, उन्हीं गलियों में परवान चढ़े। और अल्लाह का शुक्र है जो शुरू में जो असातिज़ा मिले वो बहुत ही उर्दू दान थे, बहुत ही काबिल फ़हम थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। फिर इसके बाद नासरा स्कूल से मैट्रिक किया, सर सैयद से इंजीनियरिंग की, NID से मास्टर्स किया और प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया। प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ होने के साथ ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं नुमान वडेरा साहब जी, और मेरे कज़न होते खुरम गरूंदवाला जो WMA में काफ़ी सर्व कर चुके हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे अपने साथ लिया उपलेटा मेमन की यूथ जब फॉर्मेशन हो रही थी, तो वहाँ से मेरी सोशल ज़िंदगी का खुरम शहजाद की बात, खुरम शहजाद, खुरम हमारे साथ तो वहीं से ही जो है फिर सोशल ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। प्रोफेशनल और सोशल ज़िंदगी साथ चलती रही। फिर उपलेटा की यूथ फॉर्म की हमने और इसके फ़ौरन बाद ही मैंने उपलेटा की मैनेजिंग कमेटी ज्वाइन की एंड देन आई बिकेम द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी। एंड आखिरी 10 साल गुज़श्ता 10 साल से मैं हमारी जमात से मुंसलिक, किसी न किसी अंदाज़ में। और फिर इसके साथ साथ जो अल्लाह का बड़ा बेपनाह एहसान, और मैंने समझा कि लर्निंग एटीट्यूड जब आप में होता है ना, आप में सीखने की जस्तजू होती है, तो फिर आप जो ना आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही है। मुझे उर्दू जो है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मेट्रो 1 के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उमैर हारून साहब, माशाल्लाह, उनकी माहियत में रह के मुझे उर्दू सीखने का मौका मिला। अच्छा, हम जो हैं मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने बचपन में मेमनी लैंग्वेज ही में बात की है, तो जिसका ड्रॉबैक ये कि हमारे डिक्शन में थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिसमें मुझे फ़ख्र भी है, लेकिन वो आपका ड्रॉबैक है। तो मुसलसल तलफ़ुज़ की अदायगी डॉक्टर साहब हमारी करवाते रहे और हमें किताबें बताते रहे, तो इससे जो ना काफ़ी मदद मिली उर्दू सीखने में और उर्दू बोलने में भी।
यहाँ बिल्कुल डॉक्टर उमैर जो है उन्होंने कई लोगों की उर्दू को दुरुस्त किया है, और मैं एक अरसे तक उन्हें जो है उर्दू दान ही समझता रहा। उर्दू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत अरसे के बाद मुझे पता चला डॉक्टर साहब के आप भी हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन किस अंदाज से आपने अपना उसलूब बनाया, अपना लहजा तरतीब दिया है, ये काबिल मुबारकबाद है। और हम आप ही की डगर पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह किसी दिन हम एक साथ बैठें और मज़ीद आपसे कुछ हम फैज़ हासिल कर सकें। आखिर में था भाई आपको देखकर, क्योंकि देखें जब हम सोशल फील्ड में आए तो आप माशाल्लाह से छाए हुए थे और अभी भी छाए हुए हैं, क्योंकि जो सोलर निज़ाम का सयार है वो तो अपनी जगह रहेगा ना। हम तो छोटे सयार हैं, हम भी चले आ गए मदार में, लेकिन बड़ा तो रहेगा, सूरज तो अपनी जगह रहेगा। तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप WMA में उस वक्त बड़े सर्व कर रहे थे अपनी जमात में माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आप जैसी इंस्पिरेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किसी बड़े लोगों का और ख़ास तौर पे जूनियर्स का ये काम है कि वो अपने सीनियर्स को किसी न किसी अंदाज में जो है ना ओबलाइज करते रहते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं। एक सोशल वर्क, समाजी कारकुन, एक अवेयरनेस क्रिएटर जो है ना और कुछ नहीं मांगता सिवाय अप्रिसिएशन के, और ये हम कोशिश करते हैं कि जूनियर्स को देते रहें। तो इसी अंदाज से भी जूनियर्स भी इसका जो है ना जिसे कहते हैं थ्रो बैक करते हैं, और फिर हमारी तरफ वो अपनी सारी अप्रिसिएशन को फेंक देते हैं कि ये आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है उमैर आपसे बात करते हुए। उमैर, अब थोड़ी सी आपने APMY की भी बात की, आपने नौजवानों की भी बात की, अपनी जमात की जिसकी आपने बुनियादों में आप शामिल हैं। कैसे देखते हैं मेमन कम्युनिटी की, मैं यूथ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कि क्या पोटेंशियल है इनका एजुकेशन की तरफ, क्या हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि आज भी जो जिसे हम कहते हैं कि एक मखसूस तालीम के बाद से किसी और तरफ निकल जाना, जिसे कहते हैं हम ड्रॉप हो जाना, ड्रॉपेज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है एजुकेशन का। हायर जो अगर प्राइमरी से 100 बच्चा निकलता है, तो अगर मैं हायर एजुकेशन की ये बाकायदा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं कि 10% जा रहा है प्रोफेशनल की तरफ। कैसे रोका जा सकता है, क्या मशवरा देंगे? देखिए, माजी में बदकिस्मती से यूथ को यूज़ किया गया, उनको अनलीश नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? देखिए, यूथ के पास 5 या 10 साल ही होते हैं बिल्कुल सही अपने करियर ग्रोथ के लिए। अगर वो 5 या 10 साल वो मिसयूज़ कर जाएंगे या किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाएंगे तो वो फिर ज़ाया हो गया ना। जी बिल्कुल। ज़रूरत इस अमर की है कि आप यूथ के साथ ताल्लुक़ कायम करें इस सिलसिले में कि उनको उनके पोटेंशियल को अनलीश करें। अगर यूथ आपको ज्वाइन करती है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इनका कैरियर है आप उस कैरियर के मेंटोर से इन्हें मिलाएं। हाँ, क्या बात है। ये फिर उस यूथ के लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छी जॉब तलाश करने में मदद दें। अगर कोई यूथ ऐसी है कि जिसका पढ़ाई में बिल्कुल ही रुझान नहीं है, तो फिर उस यूथ के लीडर की जिम्मेदारी है कि उससे स्किल्ड कोर्स करवाए, उससे स्किल्ड की जॉब दिलवाए। क्योंकि अगर आप यूथ के लीडर हैं और आप यूथ को ट्रैक पे नहीं ला रहे, तो फिर मेरे ख्याल से उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में होता है। ये बड़ी अहम बात, और मैं एक बार नहीं कई बार सोच चुका हूं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूथ अभी तक ट्रैक पे इसलिए नहीं है कि हम उनके हेड काउंट को यूज़ कर लेते हैं अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, मगर उनके हेड में जो उनका पोटेंशियल उसको अनलीश नहीं करते। पहली बात ये एक और मैं इसमें एडिशन कर दूं, मैंने बेशहार मर्तबा देखा, और अब मैं इस बात पर मैंने आई एम सो सॉरी, हो सकता है कि ये गलतियां मुझसे भी एक ज़माने में हुई हों, लेकिन जब ये आश्कार हो गया कि हम यूथ का इस्तेहसाल कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी, तो मैं तो कम से कम अब बहुत सारे यूथ को ये मशवरा देता हूँ, अब तक नहीं, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी और जहाँ भी मेमन कम्युनिटी में मुझे मौका मिलता है, इवन कहीं और भी, कि यार अपनी सोशल कैरियर पे सिर्फ चंद घंटे देने हैं, आपने फोकस करना है। आपके पास 15 से लेके 35 साल तक जो है ना वो आपका कैरियर का टाइम है, जिसमें आपकी फैमिली बन रही होती है, आप खुद जो है ना एक्सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें थोड़ा सा टाइम दें। हाँ, 35 के बाद जब आप सेट हो गए हैं, आपकी फैमिली सेट हो गई है, इसके बाद बेशक आप बड़े चंक का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तो बात करते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट लैंडिंग पे नहीं करते। देखें, एक एयरप्लेन उड़ गया, लेकिन लैंड भी तो करना है। हमने यूथ के प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिए, मगर कितने लोगों ने इस्तेफादा किया? जिसने इस्तेफादा किया वो अब कहाँ पे खड़ा हुआ है? उसने अपने आप को कितना अपलिफ्ट किया? उसका ख़ानदान क्या ज़कात से बाहर निकला, नहीं निकला? हमारे यूथ के में कितने लोग हैं जो ज़कात ओरिएंटेड है, हमने उसको कितना ज़कात से बाहर निकाला? तो हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, लैंड नहीं होते। यही वजह है कि हमारी यूथ सब कुछ हवा में ही मौलिक रहता है। हम मैं तो हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि हम 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करें, मगर ऐसे कि जिनकी लैंडिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी ना तो आप देखें यूथ फिर डिसहार्ट होगी, फिर यूथ सियासत में आ जाएगी, और आप कभी भी मेमन बरादरी इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सही डगर पे इसलिए नहीं आ सकेगी कि आपके पास फॉलो अप फीडबैक का सिस्टम ही नहीं है, या आपने यूथ को जिस एजेंडे के तहत इंडक्ट किया था वो आपका एजेंडा पूरा हो गया। बहुत ज़रूरी है हमारे अकाबरीन को, हमारे सीनियर्स को ये सोचना होगा, साथ ही साथ वो यूथ लीडर्स
जो नौजवानों की एक बड़ी जो है वो तादाद को साथ लेकर चलते हैं, उनका ट्रस्ट होता है। प्लीज़ उनकी अपनी अपब्रिंगिंग जो हो रही है उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे उस ट्रैक पर लाने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि हम इन्हें सिर्फ प्रोग्राम्स के अंदर उलझाए रखें, प्रोग्राम में जिम्मेदारियों में उलझाए रखें। वो अपनी उस पहली जिम्मेदारी जिसमें इसने आगे बढ़कर अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को मजबूत करना है, वो नज़रों से ओझल ना रह जाए। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, बड़े अहम तरीन टॉपिक्स पर शायद हो सकता है इस पूरे रमज़ान में बड़े अहम तरीन टॉपिक्स पर आज यूथ पर हम बात कर रहे हैं, और यूथ ही पर इंशाल्लाह मज़ीद बातचीत भी होगी। इंजीनियर हुमैर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर में दोबारा आते हैं और यहीं से सिलसिले का आगाज़ करते हैं। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. खुशामदीद एक बार फिर। इंजीनियर हुमैर मेमन है हमारे साथ, मेंबर मैनेजिंग कमेटी उपलेटा मेमन एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ के भी अव्वलीन दिनों में इनके साथ रहे हैं, और यूथ विंग जो बना था उपलेटा मेमन एसोसिएशन का उसका भी पार्ट रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हमने अकाबरीन को भी समझा दी, यूथ एक्टिविस्ट को भी, यूथ लीडर्स को भी हमने बता दिया, लेकिन अब एक्चुअली यूथ को पर्सनल ग्रूमिंग के लिए यूथ को क्या करना होगा? उनकी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए, मैं तो इस बात पे सबसे पहले ज़्यादा तरजीह भी देता हूँ और सबको बावर भी करवाता हूँ कि मेमन यूथ को सबसे पहले अपनी जमातों से कनेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूथ कनेक्ट जमात से नहीं होगी तो अल्टीमेटली किसी और गैदरिंग से कनेक्ट होगी। कनेक्ट तो होना ही है। तो जमात का फ़ायदा ये होता है कि जमात देखें ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जब यूथ आती है तो यूथ को एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलता है, फाइनेंशियल चीज़ें हैंडल करने का मौका मिलता है, और चीज़ें बहुत लार्ज कैनवस पे देखने का मौका मिलता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी ग्रोथ जो 10 साल में होनी है वो 4-5 साल में हो जाती है। इंटरपर्सनल स्किल्स इनको आ जाती हैं, इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट होता है वो आश्कार हो जाता है। फिर यूथ जब समाजी काम से जुड़ती है तो उन्हें ग्राउंड पे मौजूद मसाइल से आगाही होती है। जिस तरह वो यूथ फिर जब कुछ काबिल बन जाती है तो इनके पास वो रोशनी होती है कि वो किस तरीके से ग्राउंड पे जाके मसाइल हल कर सकें। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि यूथ जब अपनी कम्युनिटी से जुड़ेगी तो अल्टीमेटली इनके दोस्त भी कम्युनिटी वाले ही होंगे। इससे ख़ानदान का फैलाव होगा, इससे अच्छी गैदरिंग में इजाफा होगा, और इससे आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपकी आगाही होगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। फिर आप जब कनेक्ट होते हैं, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है, कनेक्ट हैं, तो फिर आपको अच्छी जॉब के मौके हासिल हो सकते हैं। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बिज़नेस की लाइन मिल सकती है। तो एक तो काम ये सारा का सारा सवाब भी होता रहेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती रहेगी। लेकिन आप जब इस फील्ड में आए ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए आए। आप अपनी पर्सनल ईगो, पर्सनल ख्वाहिश, पर्सनल नाम पीछे रख दें, क्योंकि ये जितना बाइस से निजात काम है उतना बाइस से हलाकत का काम है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप ईगो आ गया आप में, अगर अपनी रियाकारी आ गई तो ये फिर
आप ज़ाया अच्छा, भी हो मुझे सकते हैं। यहाँ एक सवाल और, फिर वही जिसकी बात हमने वक्फे से पहले की थी कि अब अगर यूथ जमात के आती है, मैंने समटाइम देखा है, बल्कि बहुत सारे मेरे सामने एक केस स्टडी है, अभी समझ लीजिए कि वो फिर वहीं के होकर रह जाते हैं और कई और जगहों पर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इतने एक्सेल नहीं कर पा रहे होते, बहुत टाइम देते हैं जमात में, यानी कि उनको सोने में तोला जा सकता है, इतना इन्होंने जमात के लिए काम किया अपने अव्वलीन दिनों से। खुद मेरा भी इसी किस्म की, मैं कहता हूँ इसी रविश पे था। एक जो पीक टाइम होता है आपकी लाइफ का, आपके करियर का, वो फिर आप जब जमात के अंदर सर्व कर देते हैं, नो डाउट ये एक शौक भी होता है, और जिसे कहते हैं ना कि ये एक तरीके का नशा भी है। अगर आपको सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो फिर आप उसके लिए बहुत कुछ जो है वो कुर्बान कर देते हैं। तो ये अकाबरीन का काम क्या होना चाहिए कि इनसे कितना वक्त लें और कितना वक्त या तो फिर इन पर चेक एंड बैलेंस रखें कि आया वो अपनी कारोबार में, अपनी जॉब पर या अपनी तालीम पर, अगर वो नौजवान है, स्टूडेंट है, तो उस पर इतना वक्त दे रहा है कि नहीं दे रहा। लेकिन ये मैंने कहा ना, यूथ लीडर का काम है, जो उनको लाए ये उसकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। क्योंकि आप जब आप यूथ को इंडक्ट करते हैं ना, तो फिर आपके पास उसका प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। कि अगर एक बच्चा मेरे पास आया है, इंजीनियर बन के 20,000 रुपये कमाता है और जमात में सर्विस दे रहा है, तो अब ये जमात के प्रेसिडेंट का या यूथ के लीडर का काम है कि इसको मुझे 3 साल में लाख रुपए वाली जॉब पे लेके जाना है, क्या बात, ताकि रिवॉर्ड तो मिलेगा ना उससे। ऐसा ही। इससे क्या होता है कि फिर उनको बाद में गिल्ट नहीं होता अपना टाइम देने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इतनी समझदारी यूथ में भी होनी चाहिए कि मुझे कितना % कहाँ टाइम देना है। लेकिन हमें अब जो ना नो कहना सीखना पड़ेगा। आप हर बात में यस नहीं कह सकते। जी हाँ जी। आप जब नो कहना सीखेंगे ना, तो फिर आपकी यस की वैल्यू होगी। क्या बात। क्योंकि बहुत सारे यस फिर हमारे नो हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो जो आना चाहें वो अपने टाइम को स्केड्यूल कर लें, और जो टाइम वो दोस्तों में देना चाह रहे थे वो जमात में दे दें। यानी कि गैर ज़रूरी वक्त जहाँ बर्बाद हो रहा है उसको उसको मज़ीद प्योर करने के लिए, मज़ीद काबिले इजाफा, काबिले अमल करने के लिए जो है ना, वो जमात की तरफ आना ज़रूरी है। एक और बात यूथ से मेरी गुजारिश है कि आप अपने मसले बताएं जमात के प्रेसिडेंट को या यूथ लीडर को कि जी मुझे अच्छी जॉब चाहिए। इसमें शर्माना नहीं चाहिए। बाज़ लोग जो शर्माते हैं ना, वो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मदद जो होती है ना आपके आसपास ही आपको ढूंढ रही होती है। आप पुकार की, उसको मदद की भी पुकार की ज़रूरत है। क्या बात। तो आप बताएं, आप कहें कि देखें जी मैंने MBA किया हुआ है, मैं भी 50,000 कमा रहा हूँ, आप सर मेरी बात करें, इससे आपकी जान पहचान है। तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये आपका अव्वलीन हक़ है, आगे बढ़ना आपका अव्वलीन हक़ है। तो अगर आपको अल्लाह ने एक प्लेटफॉर्म दिया जमात की सूरत में, तो आप उससे अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें और अपने आगे बढ़ने की उसमें प्लानिंग भी करें और सबको बताएं भी। क्या बात है। अच्छा, अब मैं इन जनरल पूरी मेमन कम्युनिटी के अकाबरीन की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का काम यही है कि इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किसी न किसी अंदाज में करते रहता है। ओवरऑल मेमन कम्युनिटी की जो इंसानी खिदमत की जो इनके अंदर एक इंस्टिंक्ट मौजूद है, इस जज्बे को तो खैर कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बाय बोर्न जिसे कहते हैं, हमारी जीन का हिस्सा है। लेकिन आप समझते हैं कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में शायद हर जमात अपने अपने लेवल पर तो कर ही रही है, लेकिन हमेशा हमारे सीनियर्स ने ये ज़रूर देखा है कि हम एकजुट होकर, जिसे हम कहते हैं ना, वो इदारे हमारे जो है ना, वो शायद इतने ज़्यादा फ़ाल नहीं हैं, या उन सब को फ़ाल करने की कोशिश में अब तक कामयाब नहीं हुई। या तो मैं यूँ कह सकता हूँ दूसरे अल्फाज में, कोशिश ज़रूर हो रही है। अभी रिसेंटली शबीर हारून साहब ने बड़ी अच्छी इनिशिएटिव्स लिए हैं कम्युनिटी को जगाने के लिए कि आइए आगे आइए, हम सब मिलकर, आप करना चाहें आप कीजिए, मेरे साथ मिलकर करना चाहें, लेकिन कुछ ऐसी डायरेक्शन में कीजिए कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, हमारी एनर्जी महफूज रहे और हम मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर पैसे में ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। तो ये एक माशाल्लाह आप कमोबेश तमाम ही कम्युनिटी के से मिलते हैं, थ्रू मीडिया भी, थ्रू आप इवेंट्स भी, तो कैसा महसूस करते हैं और अब इसकी आपकी नज़र में क्या हल होना चाहिए? देख, कुरान में अल्लाह ने वाज़े फरमाया है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफरका में ना पड़ो। बिल्कुल सही। तफरका में मना कर दिया। अब तफरका इट डजंट मीन दीन, तफरका कम्युनिटी। कि हमारी रस्सी फेडरेशन है, क्या बात, हमें उसको पकड़ना है और तफरका में नहीं पड़ना, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनानी भी है तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैं यहाँ पर मैं सिर्फ ऐड कर दूँ कि क्या खूबसूरत तशबीह दी इन्होंने। अल्लाह ताला ने अपनी एक एक आयत के अंदर, आज जिसे कहते हैं ना कि आखिरी इंसान तक के लिए है ये कुरान मजीद, तो ये इसीलिए है कि आप अपनी मिसालों को हमारी आयतों के ऊपर रख के, तवाज़ुन पर रख के टटोलिए। तो ये तफर्रुक़ में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती थामो, तो ये सिर्फ मजहबी बात अपनी जगह है। अगर इसको आप जमात के तौर पे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या खूबसूरत मिसाल दी है कि हम मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए हैं, हमारी फेडरेशन जो है वो हमारी रस्सी है, उसको मजबूती से थामे रहो। और अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना भी रहे तो अंडर द अम्ब्रेला फेडरेशन आ जाओ। क्योंकि आपने क्या हेल्थ कार्ड ही बांटने ना, जी बिल्कुल, आपने राशन ही बांटना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक ऐसा डेटा बेस हो फेडरेशन के पास
कि अगर हुमैर मांगने हैं तो फेडरेशन को पता हो कि हुमैर ने कहाँ कहाँ से मदद ली है, ताकि एक राशन की बोरी एक ही फैमिली के पास जाए। सही। और फेडरेशन को अभी दरो दीवार को वो मकाम नहीं मिला सरकारी सतह पर कि यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म आना भी चाहे तो मेयर टाइम देकर नहीं आता। सही बात। ये तो हमारा हाल है। हालांकि देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अच्छा, अच्छी बात भी ये है कि हमारी चैरिटी का 80 to 70% नॉन मेमन फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही है, दूसरी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन जो यकजहती नहीं है, इतिहाद नहीं है, हमारे अकाबरीन ज़कात दे देते हैं लेकिन उस ज़कात की यूटिलाइजेशन, उसकी डायरेक्शन पे वो तवज्जो नहीं देते। मेरी तो ये ख्वाहिश है, जिस तरीके से हमारे मेमन बरादरी के बिजनेसमैन 5 साल का अपनी इंडस्ट्री का विजन बनाते हैं, जी बिल्कुल, सब बैठ के मेमन फेडरेशन का विजन बना दें कि यार हम जो ज़कात देना आप ही को देंगे और आप ही ने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बिल्कुल सही। यानी इतनी ज़कात है कि 10 साल में हम अपलिफ्ट कर सकते हैं सारी कम्युनिटी को, इतनी ज़कात है हमारे पास। ऐसी है। फिर मैं इस बात का बहुत ज़्यादा प्रचार करता हूँ कि हमें कौम परस्त होने की भी ज़रूरत है। हमें नहीं देना किसी और को ज़कात, हमें किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज़कात बिल्कुल भी नहीं देनी और चाहिए। चंद सालों की बात है मेरा ख्याल है, 8, 10, 12 साल अगर हमने ये काम कर लिया, डायरेक्शन के साथ कर लिया। और डायरेक्शन में पहली एजुकेशन है। आप अगर बच्चे को एजुकेशन दिला दे तो उसका तो ख़ानदान ज़कात फ्री हो जाएगा 10-15 साल बाद। हायर एजुकेशन ना दिलाएं, स्किल्ड एजुकेशन दिला दें। स्किल एजुकेशन के बाद आपके पास एक शोबा ऐसा होना चाहिए जो उनको सऊदी अरब, दुबई में सेट कर दे। क्या बात है। यानी डिफरेंट पैरामीटर पे एक साथ काम करें, प्रोजेक्ट लैंडिंग तक का काम करें, 15 साल 20 साल का विजन बनाएं कि हम ज़कात यहीं पर ही देंगे और मेमन बरादरी के बच्चों के अलावा किसी को ना दें। फिर आप देखें, आपको एक बहुत बड़ा शऊर नज़र आएगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो लोगों को आगे बढ़ाता है। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आज बात हुई और बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हो रही है आज कम्युनिटी के हवाले से, और कुछ नए आइडियाज़ नौजवान, जब मैं कहूँ तो कि नौजवानों को अगर आप थोड़ा सा मौका दें, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ से साकी, आप मौका दें, स्पेस दें, तो नौजवानों के पास बड़े आइडियाज़ हैं काम करने के लिए। आइंदा आने वाले, मैं समझता हूँ कि 10, 12, 15 साल अगर हम कोशिश करें और अपनी ज़कात का एक बेशतर बड़ा चंक जो है वो कम्युनिटी में देंगे, तो मुझे लगता है कि अगले 12 सालों के बाद फिर हम पूरा का पूरा बाहर देने के काबिल हो जाएंगे। हमारे कमोबेश तमाम मसाइल जो हैं, पिटी मसाइल तो होंगे ही, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं और इस पर आगे बढ़ते रहें। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वन मेमन का जब मैंने सवाल किया था हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट मेमन प्रोफेशनल फोरम इरफान अमानुल्लाह साहब से, तो उन्होंने कहा था कि वन मेमन कैसे बनेंगे कि हम तो एक बहुत बड़ा बोझ इंडिया से लेकर पाकिस्तान में आए, अपने अपने गाँव का, अपने अपनी जमातों का, इस बोझ से पहले अपने आप को ओहदा बरा करना है। ये बोझ है, इस बोझ को हटा के पहले वन मेमन, इसको सिर्फ शनाख्त बनाइए, इसको अपनी पहचान ना बना दीजिए। शनाख्त अपनी ज़रूरी है लेकिन इसको पहचान बनाकर इसी पर रहना तो ये कुएं के मेंढक वाली बात हो जाएगी। वन मेमन होंगे तो हम दीगर कम्युनिटीज़ का मुकाबला कर सकेंगे। हमें आज तक ये नहीं पता मेमन दुनिया में है कितना, छोड़ दीजिए दुनिया को, पाकिस्तान में कितना है, डेटा कौन कितना सेट है, कौन कितना वसाइल लगता है, किसके क्या मसाइल हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए सर। एक कोशिश जरूर की है शबीर हारून साहब ने कुछ, लेकिन जिसे हम सेंसस कहते हैं ना, प्योर सेंसस, वो अब भी शायद हमने नहीं कराया। लेकिन जो छोटी जमातें हैं ना, जिनकी आबादी लाख होगी, उनके पास डेटा नहीं है। सही कह रहे हैं। तो बड़ी जमात से फिर हम क्या रोए? इसकी वजह यह है कि जो साहिब सरबत मेमन है वो जमात को कंसिडर नहीं करता। देखिए, जमात में कौन आता? गरीब आता है ना, जैसे ये साहिब सरबत जमात को ऑन नहीं करता, तो वो ऑनरशिप की कमी की वजह से डेटा नहीं आ रहा। यही वजह है। आपके पास गरीबों का डेटा होगा जो होगा, जी हाँ, वो जो अमीरों का डेटा नहीं होगा, या जो ज़कात देते हैं उनका होगा। मिडिल आपके पास नहीं है, जो मेजॉरिटी ऑफ चंक है, जो वाइट कॉलर जो है, नहीं जो है वो जो अब इस मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि इस वक्त वाइट कॉलर जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मैंने ये बहुत सारे हमारे फेडरेशन के सदर से भी सवाल किया और सब एलीट से सवाल करता हूँ कि गरीब जो होता है ना, उसका आज के दौर में रहना कोई मसला नहीं है। जी, क्योंकि वो तो उसको तो एडजस्ट हो ही जाना है ना। बिल्कुल सही। अमीर को तो एडजस्ट हो रहा है, जो मिडिल क्लास है, जो इज़्ज़त नफ्स अपनी मजरू नहीं करता, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वो हर महीने 20,000 30,000 उधार पे जा रहा है ना। उसके लिए प्लान होना चाहिए, उसके लिए आपके पास रोबस्ट प्लान होना चाहिए। आप उसके बच्चे की एजुकेशन अपने ज़िम्मे ले लें तो वो समझ लें कि उसको ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि आप गरीब कम करें, आप गरीब को ना भी दें, कुछ गरीब को माइनस कर दें, जो गरीब नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं उनको छोड़ दें आप, क्योंकि लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से ही उभरती है। लीडरशिप ना आना ही मिडिल क्लास से, चाहे वो मुल्क की हो, मेमन की हो। मेमन जितने लीडर हैं आप देखें वो कहाँ रहते थे, सही। अब वो लीडर बन गए। लीडरशिप मिडिल ही ने प्रोवाइड करनी है आपने, और आपने मिडिल ही को जो है ना एम्पावर करना है, और उसी को और उसको अपलिफ्ट करना आसान है, क्योंकि 2 स्टेयर्स आप अपलिफ्ट कर सकते हैं बजाय से कि 10 स्टेयर अपलिफ्ट करो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिडिल क्लास पे
जोर दो और मिडिल क्लास को आप करो। और आप एक तो ये बता के जो मदद करते हैं ना कि ये ज़कात है, ये ज़कात, ये शरई भी दुरुस्त नहीं है, पता है आपको। शरीयत कहती है आप दे दो, ज़कात का कहना ज़रूरत भी नहीं है। एक तुम फॉर्म में भी लिखते हैं ज़कात का पैसा है, इतना बड़ा हम टाइटल, ये ज़रूरी भी नहीं है। इज्जत नफ्स किसी की ये ज़रूरी भी नहीं है। फिर बुलाकर सबके सामने, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप उससे पर्सनली जाएँ उससे करके, क्योंकि मिडिल क्लास डरता है ना आने में, झिझकता है बेचारा। तो हमें ऐसे प्लान बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है देने वालों को अपनी अना थोड़ी नीचे करनी होगी। अच्छा, अब देने वालों के साथ साथ मैं जमातों, आखिरी सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। जमातों ने अपना अब तक नो डाउट कि अब थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, हमारे अकाबरीन को पता चल गया है। जमातें सिर्फ लेना और इसके बाद देना, गरीबों को देना, अमीरों से लेना, जमात से, सिर्फ ये काम के लिए जमातें रह गई थी, जमात का ऑफिस रह गया था। इसके अलावा कोई पढ़ा लिखा आदमी, साथ ही आप लाइब्रेरी रख लीजिए, साथ ही आप स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी शुरू कीजिए, ताकि जनरल पब्लिक यहाँ एक कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर यहाँ आएगा तो आने वाला भी बिला झिझक आएगा और जाने वाले भी बिला झिझक, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ये ना समझे कि क्यों आया हुआ है। तो प्लीज़ आप समझते हैं कि जमातों को अपना तरीक़ेकार जो है वो बदलना होगा। मैं तो कहता हूँ जमात का ऑफिस नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। ये ऑफिस तो होना ही नहीं चाहिए। उस कम्युनिटी सेंटर में छोटी सी जगह जो ना ऑफिस वर्क के लिए, क्या बात है। बाकी कम्युनिटी सेंटर हो, सारी एक्टिविटी हो रही हो, सारी एक्टिविटी हो, लोग आके मिलें। और जिम खाना जिसे हम कहते हैं, जिम खाना, क्लब कहते हैं, या क्या। और आपके पास छोटे छोटे रूम हो हर चीज़ के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए, पेरेंटिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। एक तो हम जब एक तो हमारी कम्युनिटी का मसला है कि हम जो चीज़ शुरू करते हैं वो उस ट्रेंड पे चल पड़ते हैं। हालांकि स्पोर्ट एक लिमिट, वन ऑफ द कैटेगरी तो हो सकती है, बट नॉट टोटलिटी। दुनिया इसी में मुकैयद हो गई है, ऐसा टोटलिटी में नहीं हो सकता। टोटलिटी में अभी आप देखिए हमारे जो बेचारे लोग हैं मिडिल क्लास, उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई बात ही नहीं करता। सही बात है। किस कदर उलझे में, एनजाइटी है, परेशानी है, सबसे ज़्यादा बीमार हैं, ना वो हेल्थ कार्ड ज़कात के ले सकते हैं, ना अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ पे बात नहीं हो रही है, उनकी किसी चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे। एक रोबस्ट प्लान की ज़रूरत है, और प्लान बन सकता है जब आप अपनी इंडस्ट्री को यार ग्रो कर सकते हो। व्हाई नॉट कम्युनिटी? क्यों कम्युनिटी नहीं? बिल्कुल, हमें भी उसी अंदाज में, बिल्कुल मैं इसे कहता हूँ, हमें बिजनेस माइंडेड होकर हमारी कम्युनिटीज़ को देखना होगा, हमारी जमातों को देखना होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने सारे इतने बड़े बड़े दुनिया भर में फैले हुए कारोबार चला रहे हैं, तो ये कम्युनिटी को चलाना, उसी अंदाज से चलाना कोई मसला नहीं है। पर थोड़ी सी हम प्रोफेशनलिज्म को कहीं ना कहीं अपने हाथों से लूज़ कर देते हैं। दैट्स वाई फिर हम उसी रिवायत पर चल निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हुमैर, कि जो जर्नी हमारी जमातें अपनी तौर पे कर रही हैं, नौजवान अपने तौर पे कर रहे हैं, द मेमन टीवी भी अपनी एक जर्नी को लेके साथ साथ लिए हुए और कोशिश पूरी कर रहा है कि अवेयरनेस के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी की नई सूरतें नए नए अंदाज में सामने लाए। एक छोटा सा आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अली गोडल का एक बड़ा जो है वो दरख्त बनता चला जा रहा है। कैसे देखते हैं मेमन टीवी और अली गोडल की इनका विषय? देखिए, अली गोडल की हमारी दोस्ती को 20 साल हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर नॉट अ न्यू बॉर्न फैमिली। हम तो उस वक्त से साथ थे जब अली हमारे साथ ही ग्रो हुआ, और मैं तो हमेशा इसकी डेडिकेशन का कायल हूँ। माशाल्लाह। आप जब कमिटमेंट, कंसिस्टेंट और डेडिकेशन के साथ कोई भी काम शुरू करें, देखिए जब आप डेडिकेशन से पानी डालते हैं तो तनावर दरख्त बनता है। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं बन जाता। तो कमिटमेंट है, उसकी डेडिकेशन है, फिर उसका पैशन है, और उसकी देखा देखी बहुत से लोगों ने भी शुरू किया। और अच्छा है, मैं कहता हूँ डिफरेंट चैनल्स होने चाहिए ताकि डिफरेंट फ्लेवर्स आएँ, डिफरेंट वैरायटी है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिले। ग्रेट। और ज़्यादा लोगों को मौका मिले, ताकि इसमें जो ना वो रुकावट ना लगे, पानी बहता रहे, और सबको एक साथ होकर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, कम्युनिटी की अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। और मेरा पैगाम तो इत्तेहाद है जहाँ तक पहुँचे। हाँ, मेरा पैगाम तो इत्तेहाद है जहाँ तक पहुँचे। और यकीनी तौर पर जितने भी लोग जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। वी होप सो कि ये सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर के रश के, कहते हैं ना कि मिलजुल के रश के पाक को रश के इरम करें, मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश के इरम करें। कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करें। यहीं से इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे और हुमैर का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अब हमारे किचन से फिर खुशबू आना शुरू हो गई, जो रोज़ाना की तरह आज भी वो खुशबू आ रही है। हमारा किचन ऑन हो गया है और कुछ ही देर में रमज़ान दस्तरखान पर हम जाएंगे और देखेंगे कि आज हमारी शेफ्स क्या हासिल करने वाली हैं, क्या बताने वाली हैं और क्या सिखाने वाली हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं दस्तरखान पे। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान।
Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ बहरीन मोटन। दी मेमन टीवी HD की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान में आज मेरे साथ जो गेस्ट हमारी शेफ़ है वो है महविश रिजवी। और महविश से हम आपका तारुफ कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे साथ कौन सी बहुत अच्छी चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए महविश, आज आप हमारे साथ क्या रेसिपी शेयर कर रहे हो? आज हम बनाने जा रहे हैं 1 बाइट स्टिक। ज़बरदस्त। तो ये खाने में सर्व करने में, कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए, रमज़ान के लिए, हाई टी के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल। और आपकी सेकंड डिश? सेकंड डिश है अरबिक डिलाइट, जो कि ब्रेड से बनती है। ओके। वो कि बहुत ही कस्टर्ड पाउडर घर में होता है, क्रीम भी मोस्टली अब घर में होती है हर घर में, और ब्रेड भी घर में होती है। ओके। तो ये सारे जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब घर वो में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते हैं। तो नाजरीन, हमारी जो भी रेसिपी अभी महविश हमारे साथ शेयर कर रही हैं वो कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है और हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपके पास घर में जो भी लवाजमात हैं उनको लेकर आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो रेसिपीज बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो अब देखते हैं, चलते हैं हम महविश की तरफ और उनके साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर। महविश, अब चले हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करना, चिकन जो है वो थोड़ी सी मैरिनेट कर ली थी। ठीक है। क्योंकि चिकन जो है वो जब तक टेंडर ना हुई भी अच्छी सी, बिल्कुल, तो जो है वो मजा नहीं आती है। तो उसके अंदर मैंने जो है वो दही छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। ठीक है। इसमें मैंने योगर्ट, लेमन और लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आप स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो एक हरी मिर्च को कूट के आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आप इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, ये देखिए, ये सारी चीजें हस्बे जायका लेनी है। ठीक है। ये क्या है? ये ब्लैक पेपर है। ये है सॉल्ट। ओके। इसलिए हस्बे जायका लेना है क्योंकि कुछ लोग स्पाइसेस बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल। और कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। ये है चिली फ्लेक्स, इसको मैं थोड़ा सा लूंगी ज्यादा क्योंकि ये मुझे बहुत फ्लेवर में पसंद है। हम जो चिली फ्लेक्स का एक अपना एक अलग अरोमा एक अलग ही आता है, और अगर आप इसको रोस्ट करके डालें तो और ही क्या कहने। फिर वो भी होगी। नहीं, रोस्टेड मैं तो ऐसा करती हूँ कि रोस्टेड होती है मेरे घर में। हाँ, फिर तो ये एक साथ करके रखती हूँ। एक साथ करके मैं ये मैं सिर्फ जो है वो कलर के लिए डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर। ठीक है। ये है व्हाइट पेपर, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो टेस्ट और फ्लेवर है ना, ठीक है, वो बहुत ही जबरदस्त आ जाता है। सही। ठीक है। ठीक हो गया। इसके साथ हम पहनेंगे ग्लव्स क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नाजरीन। और हमने अपने जितने भी हमारे ये प्रोग्राम अभी हुए हैं और इस सेगमेंट में हमने कोशिश की है अपने नाजरीन को बताने की कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं हाइजेनिक भी होना चाहिए, रेसिपीज़ क्विक फास्ट होनी चाहिए, रेसिपी बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होनी चाहिए कि इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं या हमें बहुत महंगी रेसिपी हम कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करवाई हैं जो आसानी से बन जाए। मैं अंडे में थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। बिल्कुल जरूरी है ना। ये देखिए, ये जो बनने लगते हैं लम्स आते हैं, ये नहीं आएंगे जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे। बिल्कुल, ये सब चीजें नहीं आएंगी, लम्स भी नहीं आएंगे, और जब हम फ्राई करते हैं तो वो एक फ्राई पैन में झाग बन जाता है, वो भी नहीं होता पानी डालने से। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है, ये टूथपिक, नॉर्मल घर में टूथपिक भी आपको मिल जाती है इजीली। ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मुझे साथ में पहनना चाहिए। चले जी। ठीक हो गया। अच्छा, क्या महविश में ऑयल को जी आप इसको ऑयल को रखिए जब तक। ओके।
ये देखिए। अच्छा, ये आप चाहें तो सारी चीजें इसमें एक मैरिनेट कर लें, अंडा भी इसी में डाल लें। अच्छा, अंडा भी डाल अगर आपको जैसे बच्चों को लंच बॉक्स ले देना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सारी कैप्सिकम, ये सारी चीजें आपने इसमें डाली, अंडा भी इसी के अंदर डाल के मैरिनेट करके पॉलिथीन में करके आपने उसको अंदर फ्रीजर में रख दिया। जब आपको चाहिए आपने निकाला, बच्चों को बनाया और दे दिया। गेस्ट आ रहे हैं जैसे, आपने उसको मैरिनेट करके रख लिया। अच्छा, आप एक साथ ही डाल देंगे सारी चीजें? जी, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ली, इसी के अंदर हमने जो है वो एक इसके अंदर इस तरह करके एक स्टिक डाल लगा ली। और इसी के साथ आप, ये ऑप्शनल है वेजिटेबल्स, बहुत से बच्चे खाना पसंद करते हैं, बहुत से बच्चे खाना पसंद नहीं करते। ये देखिए 1 बाइट स्टिक हो गई। ओके, नॉर्मली मैं आपको 2-3 किस्म की बना देती हूँ, विद कैप्सिकम और विदाउट कैप्सिकम। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये ज्यादातर बच्चे तो नहीं खाते ना? नहीं खाते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, और हमारा जो ऑयल है, हमारा पार्टनर है इस सेगमेंट का, अजवा ऑयल है, आप लोग देख सकते हैं। और आप मुझे बताइए महविश, इतना ऑयल थोड़ा सा और डाल दीजिए क्योंकि डीप फ्राई करना है मुझे। देखिए, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। सही जी, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, अब मैं इसका जो है फ्लेम ऑन करती हूँ स्लो से, जब तक ये गर्म होगा महविश भी अपना कर लेंगी। चलिए जी, मैंने ये ऑयल को जो है गरम रख दिया है, और ये बहुत जल्दी बनने वाली है, और रन बन जाएगी। अच्छा, ये अच्छा है अगर हम मैरिनेट कर देते हैं ना चिकन को, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि ये फौरन ही हम फ्राई करते हैं और गल जाती है, चिकन गल जाती है। और नहीं, अगर आपने सब कुछ नहीं मसाले लगाए हुए, तो आपने योगर्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन, बस, क्योंकि लेमन ना आधे से ज्यादा चीज आपकी टेंडर कर देता है। सही है। और चिकन तो फटाफट से हो जाती है, समझे। अच्छा नाजरीन, हमारा ये अजवा ऑयल जो है ये गर्म हो रहा है, और इतनी देर में जो है महविश जो है अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो है वो स्टिक कर रही हैं, ताकि फिर हम इसको फ्राई की तरफ लेकर चलें। देखिए, ओके, ये 1 बाइट है, इतनी इजीली, इतनी क्विक की रेसिपी है। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने चिकन के पार्चे अगर आप कटवा लें, जैसे पसंदों में हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ आप ऐसे बच्चों के लिए अच्छा, बना आप के इसको वेजिटेबल के साथ भी कर रहे हैं और बिल्कुल के बगैर भी कर रहे हैं? ठीक है, ताकि सारी चीजें वेराइटीज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। हम इन्हीं मसालों से इतनी सारी डिशेस को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे जो स्टिक बनाते हैं, वो बंदा बैठता है बनाने के लिए, बनाते ही रहता है, हाथ दुख जाते हैं। ये इजी है, बहुत ही इजी है। आपने 1 बाइट स्टिक बनाई, और 1 बाइट ना अगर आपको एक खानी, आप एक खा सकते हो, दो खानी है दो खा सकते हो, ऐसे ही है। ठीक है। अब खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बड़ी स्टिक बच्चे पूरी नहीं करते, लेते पूरी नहीं करते, बिगाड़ते हैं। ये आपके घर में कोई दावत है, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, ये सब चीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। ओके, चलो भाई, ये तो डन हो गई। और यहाँ जो है ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, गरम हो गया ऑयल हमारा, और ये हमारी यहाँ पर स्टिक्स भी रेडी हो गई हैं। अच्छा महविश, आपको कोई प्लेटर चाहिए या आप किस में इसको निकालेंगे, तो मैं आपको प्लेटर अरेंज कर दूँ? बस 1 मिनट, मैंने कहा ये डाल दें, पहले, हाँ, इसके अंदर लगा लूँ इसको, ब्रेड क्रम्स में भी इसको वो कर लूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि जो है हमारे पास सारी, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जी, इसको प्लीज हटा दीजिए। इसका मसाला हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, जैसे को क्रिस्पी बहुत ज्यादा चाहिए तो उसके अंदर लगा के दोबारा से डिप करके उसको इसमें कर ले। सफाई बहुत जरूरी है, तो जिसकी वजह से हम बार बार ग्लव्स उतारते और पहनते, क्योंकि मुझसे ना काम नहीं होता ऐसे। ये देखिए, ये आपने इसको ऐसे अंडे में ऐसे डिप किया, ओके, आपने इसको यहाँ पे ऐसे लगा लिया, पूरा भर के। ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको थिक करना है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपको स्टिक्स छोटी छोटी लग रही हैं, आपने ये देखिए, ये स्टिक आपने देखी, इसको दोबारा से आपने इसको इस तरह डिप किया दोबारा से, और ये अच्छी सी और कोटिंग हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये एक अच्छी और हैवी। अक्सर ना ये जब फ्राई करते हैं तो ये ना निकल लग जाती नहीं रहा है, मैं हाथ से लगा लूं, आप हैंड से कर लें, कोई मसला क्योंकि वो बार बार शॉपर ना निकले जा रहा है उससे। ये देखिए, मैं इसको डबल कोट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, और उसकी वो कोटिंग भी ना निकले।
वो ऑयल गर्म हो गया इसका? जी जी, ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म हो चुका है और बस ये आप कर लें कोट, तो फिर हम एक साथ फ्राई पैन में डाल देंगे। बिल्कुल। और फिर हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ये डालने के बाद। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें गर्म रखना होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हाँ, वो क्योंकि हाँ ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई है सब चीज़ें, तो 1 मिनट और 1 सेकंड के अंदर जो है वो आ जाएगा। ये जो कुछ जो है जो बिना उसके बने हुए थे वो भी ये देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत अच्छी इजीली हो जाएंगे ये तो। ओके डन। ये देखिए ये बच्चों के स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, डाइटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको उसमें यूज ना करें, क्या कहते हैं, ऑयल ना फ्राई करें, इसको हम वो भी स्टीम कर लें, स्टीम कर सकते हैं। स्टीम कर लें आप इसको, सिंपल सा स्टीम कर लें, ग्रिल भी कर सकते हैं, ग्रिल कर लें, कर सकते हैं। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे एयर फ्राइज आ गए हैं कि उससे हमें कोई भी चीज को फ्राई या स्टीम करना बहुत इजी हो गया। एक्चुअली ऐसा ही है, इजी हो गया। ओके, ये इनमें से निकल जाती है क्योंकि है तो बहुत छोटी सी, स्टिक छोटी है ना, तो आपने लगाया वो कम लगाया ना, लेकिन वो फिर अंदर उसमें ऑयल में नहीं टिकेगी ना, ठीक इसलिए। लेकिन ये ऑलमोस्ट हो गई है, और अगर स्टिक नहीं भी है तो हम ऐसे भी हाँ, ऐसे भी करके भी फ्राई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ओके डन हो गया, गुड। ये सब चीजें हमारी इस तरह कोट हो गई, ठीक हो गया। ये आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, ठीक है। इतना ऑयल जो है वो गर्म काफी है, क्योंकि ये भी ना हो ना कि चीजें डालते ही साथ जो है वो जल जाएं। तो ये देखिए आप, ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये अब हमने इसको फ्राई की तरफ हम चले गए, तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust.
कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाजरीन। हम आपको छोड़ के गए थे अपनी फ्राई की तरफ। अब महविश जो है फ्राई कर चुकी हैं और हम देखते हैं महविश कहाँ तक पहुंची भाई। ऑलमोस्ट डन है। ऑलमोस्ट डन है। जबरदस्त कलर तो जबरदस्त आया है और ये आपकी डबल कोटिंग काम कर रही है। डबल कोटिंग ना कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छा कलर बहुत जबरदस्त आया है। नाज़रीन आप देख सकते हैं महविश ये फ्राई कर चुकी हैं और ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है इंशाल्लाह खाने में भी इतनी लजीज होंगी। क्या कहती है मेरी? बिल्कुल होंगी, लजीज होंगी, लाजिम लजीज होंगी। आप ट्राई करेंगे ना? बिल्कुल, फिर बताइएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसको ट्राई करेंगे इफ्तार के बाद इंशाल्लाह ज़रूर और फिर हम बताएंगे आपको भी फीडबैक देंगे और नाजरीन आप भी देख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लग रही है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा महविश ये डन है? बिल्कुल ये डन हो चुका है। ये देखें नाजरीन आप देख सकते हैं ये हमारी स्टिक कबाब जो है ये बिल्कुल 1 बाइट स्टिक जो है वो बिल्कुल डन है। ओके तो अब मैं माविश हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है चलें स्टार्ट कीजिए। ये देखिए ये दूसरी डिश में मैं बना रही थी अरेबिक डिलाइट। उसके लिए हमें चाहिए पहले मिल्क। ओके हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया 1 कप है। बिल्कुल इसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे शुगर। ये डिपेंड करता है आपने कितनी मतलब मीठा खाना है कितना खाते हैं। और दूसरा अगर आपके घर में किसी को भी शुगर है तो वो इसमें गुड़ यूज़ कर सकता है या ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए इसको अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा जब तक ये बॉईल होता है। ओके इसी के साथ साथ हमारा ये है कस्टर्ड पाउडर। अच्छा इसमें जो ये विप क्रीम है। ओके क्योंकि क्रीम को विप करने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने कहा मैं पहले से करके रख लेती हूँ। इसमें तो शुगर है ना डली हुई? ये जरूरी नहीं है। अगर आप वैनिला फ्लेवर वाली लेंगी तो अच्छा नहीं होगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप कंडेंस मिल्क यूज कर सकते हैं। अच्छा ओके ठीक हो गया। ये देखें कस्टर्ड को आप अच्छे से इसको बना लीजिए। ठीक है उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हुई है या नहीं हुई। ये बस हम इसको मेल्ट कर लें, इतना इसको पका लें कि इसको मेल्ट कर लें। ओके ठीक हो गया। ये तो फिर जब कस्टर्ड भी जाएगा तो ये और पक भी जाएगा और पक जाएगा, चीनी पक जाएगी। लेकिन वो देखिए डिपेंड करता है ना, कभी मोटी वाली चीनी आती है कभी बिल्कुल ही बारीक वाली चीनी आती है। उस दिन मैं वो यूज़ कर रही थी। मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली पिंक सॉल्ट। मेरी सिस्टर ने आके चाय बनाई, उसने चीनी के बजाय नमक डाल दिया। उसने कहा मैं ये समझी कि ये चीनी है और वो इतना मोटा नमक था लिटरली। हाँ, बिल्कुल पिंक सॉल्ट मोटा होता है। वो नहीं वो पिंक नहीं था, वो व्हाइट सॉल्ट नॉर्मल। अच्छा व्हाइट सॉल्ट था। आई थिंक हो जाएगी, घुल जाएगी। ये जितनी जल्दी हो जाएगी बिल्कुल घुल जाएगी। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ये हो तो आप ऊपर से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हल्के हल्के से चलाते जाइए इसको ताकि इसमें लम्स ना बने कस्टर्ड पाउडर के। ठीक है ये देखिए। और मेरे ख्याल से बहुत गाढ़ा तो आपको नहीं चाहिए ना? बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर गाढ़ा हो भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं। जी अब दूध या पानी हम मिला सकते? बिल्कुल मिला सकते। ठीक है। अच्छा नाज़रीन ये तो अभी हम आपको यहाँ बना कर दिखा रहे हैं। वैसे ये जो दूध है ये थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है ऐसे तो आप पहले से बना के इसको रेफ्रिजरेटर में रख कर और फिर इसको असेंबल कर सकती हैं। ये कस्टर्ड ठंडा ही जाएगा, ब्रेड में कस्टर्ड ठंडा ही जाएगा। ओके वरना तो गर्म जाएगा तो उसको बिल्कुल सोक कर देगा। ऐसे ही है। उसके बाद क्योंकि क्रीम डालेंगे ना हम तो क्रीम फट जाएगी तो हम जिसकी वजह से क्रीम जो है वो ठंडा ही यूज करेंगे। ये कस्टर्ड को इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हो चुका है। ठीक है ओके ये देखिए अब मुझे इसको ठंडा जल्दी करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए तो इसमें ये कर सकते हैं आप कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर ले। ये ठंडा भी हो जाएगा, जैसे गेस्ट आ रहे हैं कि हम रास्ते में
और हम आ रहे हैं तो हम इसलिए आपको इतनी क्विक वाली रेसिपी सिखाते हैं। ये देखिए ये ठंडा भी हो जाएगा। तो पानी ऐड करेंगे तो ये पतला नहीं हो जाएगा, नहीं वो नॉर्मल हो जाएगा ठंडा। हाँ इसलिए मैंने थोड़ा सा गाढ़ा इसीलिए ही बनाया है। अच्छा ताकि जो है हमारा कि ठंडा, क्योंकि बहुत गाढ़ा हम नहीं लगा सकते। ठीक है ठीक है। ये देखिए वो फिर कस्टर्ड की शक्ल ले लेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा उसको उसमें चाहिए लाइट उस फॉर्म में, ऐसे ही लाइट फॉर्म में। ये ठंडा भी हो गया और ये हमारी लाइट फॉर्म में भी आ गया। इसको आपने क्या करना है, कोई मतलब इसको फ्राई करना है? नहीं कुछ भी नहीं, बस इसी के ऊपर असेंबल करते जाना है। ओके। आई थिंक 2 से 3 मिनट में हमारी डिश ऑल रेडी हो जाएगी। बस को इसलिए मिक्स करी हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। सही। क्योंकि अगर ये ब्रेड गरम ब्रेड डालेंगे ना, ब्रेड बहुत सॉगी हो जाएगी, फिर वो खाने में मजा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा आपका। और आपकी ये देखिए, क्योंकि हमें जितनी जरूरत थी ऑयल उसकी पानी में बॉईल करके पकाने की, वो भी हो चुकी है। ठीक है, बस आपने इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए थोड़ी सी लिक्विड ही होनी चाहिए। ओके। आप इसमें क्रीम ऐड कर लें इस टाइम पे और आप बच्चों को खाने के लिए दें, इतने मजे का लगता है। मुझे तो ये ऐसे ही बहुत पसंद है। तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे खाने की तो चीजें ऐसे पसंद है ना कि मुझे बस सब कुछ दे दें आप। अच्छा। खाने पीने के लिए सब कुछ? हाँ, सब कुछ बहुत पसंद है मुझे। ये देखिए मैं इसके ऊपर ऐसे 1 मिनट इसको यहाँ रख लेती हूँ ताकि जो है वो जब सेट कर सकूँ कर लूँ उसको फिर। ओके। ये देखिए इसको ऐसे सेट करना है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर ये देखिए जैसे लेयर वाइज आप डालोगे? लेयर वाइज डालोगे। ओके। वो देखने में अच्छा भी लगेगा और खाने में भी बहुत लेयर वाइज आएगा। ओके नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये तो हमारी शेफ साहिबा है, शेफ महाविश, थोड़ा सा वो किस तरीके से ये बना रही हैं और किस तरह से इसकी लेयरिंग कर रही हैं। वैसे कुछ ज्यादा ही कोई फास्ट रेसिपी नहीं है। नहीं है तो फिर आसान भी है बहुत। बहुत आसान है मेरे ख्याल से। अगर जिन बच्चों को कुकिंग का शौक है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत जल्दी से बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी खुद कुकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है। मदर्स तो ऑलमोस्ट मदर्स को तो बच्चे देखते ही हैं कि मदर्स जो हैं वो कुकिंग करती हैं किचन में, मगर आजकल ट्रेंड ये चल गया है कि मदर्स के साथ जो है फादर्स भी कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। शेफ्स लड़के भी जो है वैसे भी जो शेफ्स नहीं भी होते, मैंने मेजॉरिटी देखी है। मेरा खुद का भाई है, बिल्कुल वो कुकिंग कर रहा होता है, तो उसको देखते हुए ना उसके बच्चों को भी शौक है। नहीं तो वो बच्चे उसके बेटे भी शौक है उनको कुकिंग करना कि आज हम ये पकाएंगे, सैंडविच बना लिया, कुछ कर लिया, खुद कर लेते हैं। असल में स्कूल वगैरह में भी आजकल ये एक्टिविटीज हो रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। ये अब देखें ये है गरम। मैंने बहुत कोशिश की कि ये ठंडा हो जाए, बट ये हुआ नहीं ठंडा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी के ऊपर जो है ना हम वो लगा लेते हैं क्रीम। हालांकि ठंडा करने के बाद आपने क्रीम लगानी है। ओके। ये तो मेरे ख्याल से सारी जाएगी ना? बिल्कुल सारी ही जाएगी। ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जाहिर बात है कि अभी भी अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन इसकी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही। लेकिन गरम है तो वो जो क्रीम है वो भी तो फिर वो, क्योंकि व्हिप्ड क्रीम है। अच्छा, मैं अभी मुझे ये देखकर इसको जिस तरह आप ड्रेसिंग कर रही हो इसकी एक चीज़ समझ में आ रही है कि अभी आपने इसमें वेनिला का फ्लेवर मिलाया है। अगर हम चाहे तो हम मैंगो के सीजन में हम इसमें मैंगो प्योर भी मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके, गुड 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 गुड। ये प्योर मैं चाह रही हूँ कि पूरी वाइट ही लेयर आए। मैं येलो लेयर नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे वाइट जो है वो ज्यादा प्यारा लगता है इसके ऊपर। लग रहा है। अब आप इससे जो है थोड़ा सा ये इसको कुछ इस तरह का कर लें ताकि वो थोड़ा सा इस तरह राउंड शेप में कुछ भी सर थोड़ा सा ये अच्छा सा लुक आने लगेगा। और बाकी जो सबसे मजेदार सी चीज है ना, आएगा नहीं अभी,
हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी आएगा। ये देखिए, आपने इसके ऊपर पिस्ते ऐसे रख लिए, कुछ पिस्ते आप क्रश करके रख सकते हैं। ये देखिए, ये भाई डन हो गया, डन। थोड़े से मैं चाह रही हूँ और इसमें अच्छे से पिस्ते डाल दूँ ताकि थोड़ा सा रिची सा लुक आए। और आप डेकोरेशन के लिए कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब आप इसको रखें फ्रिज में और मजे से इसको खाएं और फिर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये चिल करके खाएं, चिल करके खाएं मजे से। और रोजे में तो आपको पता ही है कि ये सब चीजें, एक तो रोजा होता है, फिर हमारा गला सूख रहा होता है, और फिर इस तरह की चीजें हो तो फिर क्या ही बात है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, आप ये जो है इन्होंने बड़ी क्विक फास्ट एक रेसिपी करके दे दी है हमें, और अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी लगेगी। खा के बताएंगे कि कैसी है। मगर माशाल्लाह आपका ये भी बड़ा बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीट डिश भी बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही क्विक। असल मसला ये कि बहुत ही क्विक बनी है, क्विक बनी है। तो नाज़रीन, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, इस रेसिपी को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि रोज़ एक एक रेसिपी हम आपको बताते हैं, तो हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स के ज़रिए। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलते हैं इख्तिताम की तरफ चलते हैं, और बस अब कुछ थोड़े से रोज़े रह गए और कुछ थोड़ी सी हमारी जो है आपके साथ, हमारा साथ आपका थोड़े दिनों का ही है। इंशाअल्लाह ताला अब हम किसी और दिन किसी और नए एक गेस्ट को लेकर आते हैं, दोबारा अपने आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call
मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक हमारे इस किचन रमज़ान दस्तरखान से वापसी। यकीन तौर पर हमारे इस रमज़ान दस्तरखान को हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है वो बहुत पसंद फरमा रही हैं और नई नई तजावीज़ भी हैं, नई नई रेसिपीज़ की भी फरमाइश हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी कोशिश करेंगे इन आखिरी अय्याम में आपकी उन ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके हमारे रमज़ान दस्तरखान में। और अब बारी है हमारी रहमत है मेहमान सेगमेंट की, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी हमारे बरादरी के, हमारे वतन अज़ीज़ के, हमारे शहर कराची के उन लोगों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया हो और यकीनी तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज को हमेशा से अपनी निगाहों के सामने रखा हो, इंसानी खिदमत को भी आगे रखा हो और प्रेस और मीडिया इसमें अहम तरीन किरदार अदा करता है। आज मेरे जो मेहमान हमारे रहमत है मेहमान का हिस्सा हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंतहाई सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं और आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे उस्तादों में से हैं और हमने इनको देखकर कुछ बोलना सीखा या कुछ लिखना सीखा, ये उनमें से एक हैं। बिला गर्ज़ व गायत, बिला किसी ज़ाती मफाद के एक अरसे से इसी शोबे का हिस्सा हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, कराची प्रेस क्लब के मेंबर हैं, हिलाल अहमद के लाइफ मेंबर्स में से एक हैं और पाकिस्तान एडिटर्स काउंसिल के भी अहम तरीन रुकन हैं। हमारे दरमियान मौजूद है मोहतरम जनाब जावेद मेमन साहब। सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम। जावेद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके आगाज़ पहला उर्दू रंगीन महानामा अल्हम्दुलिल्लाह मेमन टाइम्स और आज अब आपसे बनफ़ से नफीस मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। जज़ाकल्लाह। और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि आगाज़ होता है एक खूबसूरत कलाम के साथ और मेरे साथ आज यहाँ नौजवान बासलाहियत नातख्वाह मौजूद हैं। अज़ान अली क़ादरी, अज़ान बहुत शुक्रिया। आगाज़ कीजिए किसी खूबसूरत कलाम के साथ।
याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम ही पे छोड़ी, किश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, किश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस्म आ गए हो, जिस्म आ गए हो, सीके बिठा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अज़ान अली कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत कलाम से, आला हज़रत के खूबसूरत कलाम से आगाज़ हुआ आज हमारी इस महफ़िल का रहमत है मेहमान। आगाज़ करूँगा जावेद भाई आपसे। मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाऊं, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैंने जब तक जावेद भाई को देखा हमेशा जवानी देखा है, बचपन भी होगा यकीनी तौर पर। जी जी। और जिस अंदाज से आपने सहाफ़त को नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपने प्रोफेशन बनाया, लेकिन आपने बड़ी खिदमत की, लाइक अ प्रोफेशन, तो इससे प्रोफेशन जैसी इज्जत दी आपने, मैं ये कहूँगा। तो मैं आगाज़ यहीं से करूँगा, कैसे इब्तिदाई तालीम, कैसा आपका बचपन लड़कपन गुजरता है और क्यों लिखने का और सहाफ़त का शौक़ पैदा होता है, इसकी थोड़ी सी अगर हमारे उन नाज़रीन को जिन्होंने अब तक आपको मेमन टाइम्स के हवाले से और सहाफ़त और आर्ट्स काउंसिल और प्रेस क्लब से ही जाना है, आज मैं चाहूँगा कि जावेद साहब का आगाज़ कहाँ से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेमन टीवी HD और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। अच्छा अल्ताफ़ भाई, मैंने जो अपने स्कूलिंग जो की है वो HEF स्कूल से, और आप भी माशाल्लाह वहीं से, हमें स्कूल फेलो भी रहे। फ़ख्र हासिल है कि मैं आपके स्कूल का ही तालिब था। तो मकसद आपको पता है कि मैं एक बज़्म अदब के नाम से एक छोटा सा एक तंजीम होती थी स्कूल के अंदर। अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब वो उस वक्त उसको लीड करते थे और कारी साहब थे एक, वो उसको देखते थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्टिव हों। जब मैं ख्याल 6-7 की बात है ये मेरी, जब मैं पढ़ता था, तो उन्होंने कहा ये वो उम्र होती है कम से कम 12-14 साल के। हाँ ऐसी कोई आप क्या बात होगी, क्या बात है। तो उन्होंने कोई आइडिया दें। मैंने आइडिया ये दिया कि आपको भी शायद अंदाज़ा होगा, वहाँ एक कबर्ड लगा हुआ होता था, मैंने दीवारी अखबार जो है ना वो मैंने इसमें प्लान किया। तो उसमें मेरे माबिन वो सलीम अल्ताफ़ साहब भी थे मेरे। क्या बात है। तो मैं उसको काफ़ी डिज़ाइन किया और हाथ से लिख के पूरा अखबार डिज़ाइन किया, उसमें सवालनामा भी दिया था। उस वक्त आपको पता है सहूलतें जी हाँ, ऐसी बात है, प्रिंटिंग का मयार तो कोई इस तरह की सोच भी नहीं सकता था बंदा। तो मैंने जब ये दीवारी अखबार दिया तो मुझे अब्दुल हादी सिद्दीकी वहाँ टीचर के पास आए कि वो जावेद को वहाँ भेज दें। अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब ने बुलाया, तो मैं तो वैसे ही उनके नाम से परेशान हो जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही, पता नहीं क्यों बुलाया। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे देखा, कहने कि ये अखबार आपने किया? मैंने कहा जी सर। तो मैंने सर इसमें कमी है?
नहीं कमी नहीं, लेकिन मकसद इसमें और चीज़ गुंजाइश तो है, लेकिन ये कहाँ से आइडिया है आपको? तो मैंने कहा सर मेरे जहन में था और मैंने इसको अखबार में शुरू से पढ़ता हूँ और मेरी रीडिंग की आदत है। अच्छा आप इस उम्र में अखबार भी पढ़ते हैं? मैंने कहा क्या बात है। तो मेरा उन्होंने कहा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि उनके पास उस ज़माने में वो एक चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, उसके जो खालिक थे शायर साकी जावेद साहब, वो भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं बच्चे ने जो है ना ये अखबार दीवारी अखबार कुछ नहीं था, वो जोग्राफिया के दोनों पेज पे ही मैंने बनाया था। क्या बात। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छी बेटा कोशिश है और मैं देखता हूँ आपको सजेशन भी दूंगा। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें समझाई तो मेरा हौसला ही बढ़ा कि मैंने कहा कोई अच्छा काम किया। उस वक्त में थोड़ी सी जो बड़े लेवल पर बड़े अखबार थे उस वक्त शायद प्रिंटिंग वहाँ भी नहीं थी, किताबत का सर हाथ था, किताबत का। नाज़रीन ये हमारे उन बच्चों के लिए, हमारे उन जो है साथियों के लिए, हमारे उन नौजवानों के लिए जो आज अखबार को प्रिंट होता हुआ बल्कि छोटी छोटी चीज़ को भी प्रिंट होता हुआ देख रहे हैं, उस वक्त उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर पूरे अखबार जो है वो किताबत हुआ करते थे, फिर उनकी फिल्में बनती थी, फिर उनके प्रिंटिंग का मायार आगे बढ़ता था। यानी कि ये प्रिंटर्स और ये सारी डिज़ाइनिंग के शोबे वहाँ पर उस वक्त, यानी कि इन पेज जिसे हम कहते हैं उर्दू अखबार के लिए अगर देखें हम, तो ये उस वक्त ये सहूलतें मैसर नहीं थी और उस वक्त की ये बात जी जी। तो उसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, क्लास टीचर ने भी अप्रिशिएट किया, में अदब वालों ने भी। तो मेरा हौसला बढ़ा और मैंने इसको कंटिन्यू किया, तो वहाँ काफ़ी मेरी पजीराई भी हुई, तो इससे मुझे हौसला हुआ। वो पहली पजीराई, वो पहला खराज तहसीन जो है जी जी। वो जावेद साहब के दिमाग में अब भी मौजूद है। और कितनी, मैं कहता हूँ ना, किसी भी बच्चे की जो पहली खराज तहसीन, उसका पहला अप्रिसिएशन जो होता है ना, अगर भरपूर तौर पर मिल जाए तो आप यकीन करें उसका दिल और बड़ा हो जाता है। फिर सिलसिला कंटिन्यू रहा, आता रहा वो अखबार आपका। इसके बाद तो मैं मकसद चीफ से मैंने मैट्रिक किया और फिर प्रीमियर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, बीकॉम किया। तो इसके बाद मैं मुख्तलिफ जगहों पे लिखता रहा। जंग अखबार से मैंने लिखना शुरू किया। क्या बात है। तो बच्चों के सफ़े पे, तो उस ज़माने में मिर्ज़ा सलीम बेग साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी, तो वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। और बच्चों के पेज पे उस वक्त लिखना बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। कोई मजमून छप जाए, हफ्ते में एक दफ़ा ही आता था, इतवार के दिन। हाँ, छुट्टी वाले दिन जो है वो बच्चों का सफ़ा आता था। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। इसके बाद मैंने बज़्म तलबा में भी हिस्सा लिया और वहाँ भी रेडियो पाकिस्तान। जी, रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, जंग में मैं मुख्तलिफ कॉलम लिखने लगा और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और मैं जल्द रेडियो, उस ज़माने में रेडियो बड़ा मीडिया समझा जाता था हमारे यहाँ, तो रेडियो का मैंने कॉलम, रेडियो की खबरें वगैरह लिखता था, टीवी की खबरें लिखने लगा। इस तरह मुख्तलिफ कॉलम में लिखने लगा। तो मेरी पहचान तो अल्लाह ताला ने कर ही दी थी। अच्छा, फिर उस ज़माने में मेरी अच्छा, मुझे आपके पसंदीदा जिनको आप पढ़ा करते थे, मैं यहाँ पर ये ज़रूर चाहूँगा कि पसंदीदा पढ़ने वालों को लिखने का अंदाज भी कम बेश उस जैसा ही हो जाता है, या उन जिसे कहते हैं ना कि हम एक, जिसे आप घुट्टी में मिलती है कोई चीज़ तो उसको इसी तरीके से आगे बढ़। आप किसे ज़्यादा पढ़ा करते थे? किन लोगों को आपने ज़्यादा पढ़ा या उनसे ज़्यादा इंस्पायर थे आप? नहीं, देखिए मेरा ज़्यादातर जो न्यूज़ की तरफ ज़्यादा माहिल था। एक हमारे रिपोर्टर थे आरिफ इसाक साहब। आरिफ इसाक जंग के एजुकेशन को देखते थे और उनकी बड़ी बारीक बीनी से नज़र होती थी और तमाम शोबों से उनके जो न्यूज़ के जो एजुकेशन की जितनी चीज़ें थी उसको वो देखते थे। तो मैं उनके साथ जाता था। अच्छा, मौका भी मिलता आपको उनसे मिलने का? जी, बिल्कुल, मैं जाता था उनके पास, उनसे कोई रहनुमाई लेता था, तो वो बाद औक़ात मुझे करेक्शन भी कर देते थे। क्या बात कि बेटा ये चीज़ें निकाल दो, ये चीज़। कभी कभी अफसोस भी होता था कि हमने इतना तकरीबन 133 लाइनें लिखी हैं और उन्होंने 33 लाइनें कर दी, तो उसको अफसोस भी होता था। ये देखिए आपके, जिनको हम पढ़ते रहे, जिनको अखबारों में जिसे हम रोल मॉडल कहते हैं, उनसे मिलने का शगफ भी रहा, उनसे राय भी ली और उनसे जो है मामलत भी हासिल करते रहे। तो ये जब शौक़, जिसे कहते हैं ना, जुनून की हद तक आपके दिलो दिमाग में किसी भी किस्म का होता है, तो वो फिर इसी तरह से परवान चढ़ता है। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और इस इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू को दोबारा यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।
With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक एक बार फिर। और हमारे उस्ताद मोहतरम जावेद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने आगाज़ में कहा कि हमारा पहला उर्दू मेमन बरादरी का नुमाइंदा मेमन टाइम्स जो है इनके खालिक हैं, इनके फाउंडर हैं। जावेद भाई, फिर ये सिलसिला चला आगे और कम्युनिटी के अखबार या कम्युनिटी की न्यूज़पेपर को कैसे ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि 88 की गवर्नमेंट जो आई उसने डिक्लेरेशन की कुछ पॉलिसियों में कुछ नरमी की, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने आज़ादी सहाफ़त के हिसाब से काफ़ी उन्होंने मौक़े के लोगों को दिए। तो मैंने एक मैगज़ीन मेमन टाइम्स के नाम से मैंने अप्लाई किया। तो उसके मुख्तलिफ़ प्रोसेस से होता हुआ, मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुज़रता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिक्लेरेशन मुझे गवर्नमेंट ने दे दिया कि आप ये मैगज़ीन निकाल सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं जब ये डिक्लेरेशन तो था मेरे पास, बाकी वसाइल नहीं, तो कुछ नहीं, कोई चीज़ हाथ में नहीं थी। तो अब मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया। एक बड़ा नाम है माशाल्लाह हाजी सिद्दीक पलानी साहब, वो भी एक गुजराती मेमन न्यूज़ के नाम से वो एक पॉलिटिकल उनका आता था। हाँ बिल्कुल, तो वो बड़े लिखने लिखाने के बड़े मतलब तेज़ आदमी थे। उनसे लोग जाते हुए कमरे में डरते थे। मैं एक दफ़ा गया उनके पास, वली का चैम्बर में बैठते थे। मैं गया, मैंने कहा ऐसा भी है, मैंने डिक्लेरेशन लिया और मैगज़ीन निकाला। उन्होंने मुझे यूँ देखा, कहने तो ये पेकड़ो करे। तो मैंने कहा सर वो मेरे वालिद की दुकान है, दुकान बिक जाएगी। सर क्या बात है, मेरे मैगज़ीन की दुकान बिकने का क्या ताल्लुक? तो बहरहाल उन्होंने कहा बेटा ये बहुत महंगा शौक़ है, इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने सर मैं कोशिश करता हूँ। तो कहने कोशिश कर लो, 3 महीने बाद मेरे पास आना। अच्छा, मैं पहला मैगज़ीन छाप के उनके पास लेके गया। उन्होंने देखा तो सब चीज़ें उन्होंने आगे पीछे की, उन्होंने क्वालिटी देखी, सब चीज़ें, कुछ खामियां भी थी। जी बिल्कुल, कमी खामियां तो होती हैं। तो पहला काम। हाँ, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि ये कैसे किया तुमने? मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसे किया है और इसी तरीके से। चलो अल्लाह का शुक्र, करो करो, देखते हैं। फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ लोग मिलते गए, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। और इसके बाद उन्होंने मुझे 4-5 महीने बाद सिद्दीक पलानी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे कंधे पे हाथ रखा मेरे, और मैं कहा कि ये इसको कंटिन्यू करो, कहीं ज़रूरत पड़े मेरी तो आप मुझे बताना। क्या बात है। मैं उस वक्त की सहाफ़त की बात कर रहा हूँ। एक मैं कहूँगा बच्चा ही है ना, एक नौजवान ही है, वो एक अपने शौक़ को जो है आगे बढ़ाता है और कम्युनिटी के लिए एक नया तोहफ़ा जो अब तक बहुत कम लोगों ने देखा होगा, फुल कलर जो है मैगज़ीन आपने निकाला। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या उसके पीछे आपने कभी ये भी सोचा था कि इसको मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, अपना ब्रेड एंड बटर बनाऊंगा और इसी से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अर्निंग का ज़रिया भी अल्लाह पाक मेरा रिस्क का वसीला भी इसी को बना दे? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन कुछ वक्त गुजरता गया तो ऐसा होता गया कि मैंने अपना जो ऑफिस था वो मेरा पर्सनल ऑफिस जो मेरी फैमिली का था वो मैंने इस पे लगा दिया था। और मेरा ऑफिस माशाल्लाह आप भी जानते हैं और दूसरे लोग, कई लोग जानते हैं कि मेरा ऑफिस यानी एक मरकज़ होता था। जी हाँ बिल्कुल, मेमन कम्युनिटी के तमाम लोगों का वहाँ आके बैठते थे। बिल्कुल सर, वहाँ आते थे, मुख्तलिफ चीज़ें होती थी, बात करते थे हम उस पर। और लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। मैं मेमन टाइम्स की कदर सारी ज़िंदगी आखिरी वक्त तक, मरते दम तक करूँगा, इसलिए कि इसने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। आपके साथ ही बैठा हूँ तो इस हवाले से ही बैठा हूँ। बिल्कुल सही, और बड़ी मेहनत है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेमन टाइम को ने तो इनको इज़्ज़त दी है, लेकिन इन्होंने जो है मेमन कम्युनिटी की सहाफ़त को एक नया रुख दिया। मेमन कम्युनिटी की सहाफ़त की बात करता हूँ, कई अखबार अब भी हैं,
सीधा निकल भी रहे हैं। अब क्योंकि दौर जो है वो प्रिंट से निकल के अब सोशल मीडिया की तरफ आ गया है, सॉफ्ट कॉपीज़ जो आने लगी हैं, कैसे देखते हैं मेमन जर्नलिज्म को? आप समझते हैं कि इसमें स्पेस अभी भी मौजूद है? इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है, अब तो मेमन कम्युनिटी की आवाज़ बनकर जो दुनिया भर में एक सिंगल क्लिक पर दुनिया भर में आपकी आवाज़ पहुँचती है। दूसरी बात, तो ये जो जिद्दत आई है, आप समझते हैं कि अभी भी इसमें गैप है, मेमन कम्युनिटी को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल। देखें, उस ज़माने में मैगजीन भी लोग नहीं कहते थे, और कहते थे चोपड़ी है, किताब है। यानी हमारे मेमनों में जाता था कि आप चोपड़ी कहाँ है तुम्हारी, इस तरह बात करते। समझ रहा हूँ। अच्छा, ये आगे जाते मुख्तलिफ जगहों पे जब मैं गया, तो जब मेरे कलर मैगजीन का जब मसला सिलसिला चला, तो लोग, कई बड़े बड़े लोग जो ना मुझे तस्वीर भेजते थे, इसके कितने पैसे लेंगे? मैंने कोई पैसे नहीं लेंगे आपने, मैं लेके अगले छाप देता था जब भी कमिंग इशू के अंदर। तो बहुत खुश होते थे, कहने यार बहुत अच्छा किया आपने तो काम, माशाल्लाह। तो बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता बनते। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने मुझे सारी चीज़ों से नवाजा। मेरे रिस्क का भी अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया, मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी कायम कर ली, जो मुख्तलिफ अखबारात और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि उसका माशाल्लाह मैं रन मैंने किया, और काफ़ी अच्छा मैंने उसको उससे अर्निंग भी की और पैसे भी कमाए माशाल्लाह। ये देखें, अगर आपकी नेक नियति के साथ अगर किसी भी अमल को आगे बढ़ाते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका पैशन जो है वही आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो इसमें तो बंदा बहुत कुछ करने की जस्तजू भी रखता है। कम्युनिटी अब सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गई है, और अब कई मेमन मीडिया चैनल जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। यहाँ मैं आज़ादी सहाफ़त की आपने बात की कि गुज़िश्ता सालों में जो है आज़ादी उसका आपको मौका मिला, और आप एक अपना मैगज़ीन लेके आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड मैगज़ीन। आप समझते हैं कि आज़ादी इजहार का वो वक्त जो था, क्या आज वो कायम है? आप ज़ाती हैसियत में एज एन सीनियर जर्नलिस्ट जो है इसमें कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, उससे ज़्यादा आज आज़ाद सहाफ़त है, लेकिन बेलगाम सहाफ़त है। सर, आज मीडिया के लोग अगर एक लिहाज से मानते हैं तो साथ में बुरा भला भी कहते हैं। सही बात। इससे जज सहाफ़त भी बहुत होने लगी है, और मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और 40 साल से उन्होंने बेचारों ने इस पे अपना टाइम लगाया, अपना वक्त लगाया, अपना पैसा लगाया। तो वो वही देखें, एक साहब हैं, मेरे उस्ताद भी हैं मोहतरम है, महमूद शाम साहब, जंग के एडिटर भी रहे हैं। तो मैं जब शुरू में जब निकलता था, तो यहाँ कराची में लीगल सिनेमा से वंस की बस चलती थी, मैं भी उसमें जाता था और मेरे उस्ताद भी उसमें जाते थे, जंग प्रेस तक। आप देखेंगे दोनों हम एक साथ, मैं सीट पे होता था तो मैं उड़ जाता था, मैंने कहा शाम साहब आप बैठिए, तो वो मना करते थे, नहीं महमूद शाम साहब। तो इतने मतलब माशाल्लाह चीफ एडिटर तक के जंग प्रेस, और काफ़ी माशाल्लाह दुनिया में उनका नाम है। तो वो हमेशा मुझसे कहते बेटा उठा नहीं करो, बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके बगैर ऐसे तो नहीं उठ सकता हूँ, यानी बैठ नहीं सकता हूँ। तो जब उनको बिठाता था वो बड़ी इज्जत करते थे मेरी, और इतनी इज्जत थी लोगों की, तो एक दूसरे की इज्जत करते थे। आज जो सहाफ़त जो मादर पिदर आज़ाद हो गई है, इतनी आज़ाद हो गई है कि मादर पिदर आज़ाद हो गई, बेलगाम सहाफ़त जिसे कहते हैं ना। तो जिसको जो मौका मिलता है, लोगों ने इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है, और कोई चीज़ नहीं, पैसे कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया सोशल मीडिया ने तो बड़ा अपना काम किया है, और मैं समझता हूँ कि अक्सरियत जो है ना अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। कुछ लोग बेचारे मेरे जैसे होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपके टीवी माशाल्लाह, मेमन टीवी आप देखें माशाल्लाह, देखते ही देखते अल्लाह ताला ने इसको बहुत कुछ बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ऑथेंटिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो एक चीज़ जब निकल जाती है तो इसके बाद वो निकला हुआ तीर ही होता है। अब उसके असर जो है अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, वो निकलने वाले को भी नहीं पता होता। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी, नो डाउट कि अब बन रही है ऐसा, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो रेगुलेटरी बॉडी असल बात को भी, हक को भी छुपाने के लिए कोशिशें करे, और ना ही झूठ का प्रोपेगेंडा करे? आप समझते हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी को बड़े मुस्तहकम अंदाज में आगे सोशल मीडिया पर नज़र रखनी होगी? देखें, सोशल मीडिया को रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, और आइंदा चंद दिनों में शायद इसका कोई एक फॉर्मेट भी आ जाएगा, और इसको फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। और बाकायदा मैं एक इजलास में बैठा था, तो यहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले उसको मैनेज कर रहे हैं, और उसको लाइन अप कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से करना है। उसकी बाहरी फीस भी उन्होंने रखी है, ताकि हर आदमी उसमें जो है ना, यानी एक शौकिया तौर पे ना आ जाए। समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो मसला है जो रोकने के लिए जो किया गया है,
वो पीका कानून है। जी अभी जो आप देखें जो सूरत-ए-हाल चल रही है हमारे प्रेस क्लब पे अक्सर यानी सफ़े अव्वल के सहाफ़ी इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जी। और उसको मकसद कंडेम कर रहे हैं। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि आप उसका रास्ता रोक दें, तो फिर तो वही 88 से पहले वाली बात वही वाली कहानी हो जाएगी। तो ये तो और ज़्यादा मैनेज यानी मकसद आपके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। पहले तो फिर भी मैनुअल पाबंदी थी, तो अब तो बाकायदा मैनेज पाबंदी लग जाएगी, तो आप बिल्कुल हिलजुल कुछ नहीं कर सकते। जो भी आप करना है उनके रहमो करम पे रहेंगे। आप समझते हैं कि इस किस्म के कोई भी कवानीन बनते हैं, इसमें सहाफ़ी बरादरी यानी कि हुकूमत की कोई भी पॉलिसी, बदकिस्मती से हमारे पास यहीं नाज़रीन कराम आपने कई हमारे बिजनेस टाइकून्स को भी देखा, आपने कई एक्सपोर्टर्स को भी देखा। ये बदकिस्मती हमारी कि इवन बिल्डर्स हमारे पास आए, उन सब ने ये कहा कि हुकूमत की पॉलिसी हमसे पूछे बिना जब बनती है तो यकीनी तौर पर इसमें काम नहीं होता। इसी तरह सहाफ़ी आज हमारे सामने बैठे हैं, पीका का इतना बड़ा कानून जिसपे दुनिया ने भी आवाज़ उठाई है, हमारे सहाफ़ी भी उठा रहे हैं, लेकिन जावेद साहब का कहना ये है कि इसमें भी जो हमारी प्रेस क्लब्स हैं, उनके मेंबरान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। और तो जावेद भाई फिर ये कानून किस तरह से काबिल अमल हो सकता है जब जिसके लिए बनाया गया है वही उसको नहीं मानते? देखिए, अमल तो उन्होंने करना है, अमल तो वो कर लेंगे, लेकिन इसको आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आप कोई सोशल मीडिया पे आप यानी एक तो उन पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आप कोई चीज़ पाबंदी अपने हिसाब से लगाते, उसके लिए कोई रास्ता रखते, तो लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि डायरेक्ट FIR और डायरेक्ट मुख्तलिफ सज़ाएँ वो कर दी गई हैं और शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ कई साफ़ी पंजाब के अंदर और आगे शुरू मुतासिर हुए। तो लेकिन पहले ये कि हमें भी ख्याल करना, सोशल मीडिया को भी ख्याल करना चाहिए और उसमें अपने तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें यानी पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए जो आपके भी यानी फेवर में हो और माशरे के लिए भी अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल जावेद भाई, बड़ी गहरी नज़र है आपकी मेमन कम्युनिटी के इन होल एक्टिविटीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बहुत कुछ लिखा भी है, आप बहुत सारी जगहों पर आना जाना भी आपका रहता है। कैसे देख रहे हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हो गए, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मेमन लीडरशिप फोरम, इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मेमन कम्युनिटी की किसी न किसी अंदाज में कोशिश कर रही हैं। आप समझते हैं कि अब भी एक कमी है कि वन मेमन यानी कि तमाम ही इदारे जितने भी हैं, इंटरनेशनल हों या लोकल हों, इवन जमातों को इसमें शामिल कर लेते हैं कि एक मेमन की आवाज़ हो, हम सब मिलकर कलेक्टिवली कलेक्ट करें और कलेक्टिवली फिर इसको डिस्बर्स करें, ताकि एक जगह से, जिस तरह से हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला अगर मेमन कम्युनिटी से हम पल्ला कुछ और बरादरियां हैं तो उसमें आगा खानी भी है, उसमें बोरी बरादरी भी है और कुछ ऑर्गेनाइज्ड बहुत सारी जमातें। आप समझते हैं कि हमें वन मेमन की तरफ मूव होना चाहिए? आप ज़ाती हैसियत में कहाँ देखते हैं इस एक्टिविटी को? देखिए अल्ताफ़ भाई, इसमें हकीकत तो ये है कि एक होने, मुत्तहद होने के लिए जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल 40 साल 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुख्तलिफ लोग करते रहे, कोशिशें कर रहे हैं, तो लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा कम है, ज़ीरो है। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, फ़ी ज़माना ये तकाज़ा है कि आप जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बोहरी जमात का जिक्र किया, खानी का जिक्र किया, तो देखें उनका एक रूहानी वाला मामला है, रिलीजियस भी, हाँ रिलीजियस है, रूहानी पेशवा उनका मौजूद है, तो उनको वो प्रोटोकॉल मिलता है, इज्जत भी मिलती है, सब चीज़ होती है। लेकिन आप देखें मेमन बरादरी का बहुत बड़ा काम है, लेकिन बदकिस्मती से ना मेमन कौम को वो गवर्नमेंट में इज्जत मिलती है, ना अरबाब इख्तियार। हालांकि सारा आपके इल्म में भी है कि मेमनों का जो सारा सोशल वर्क जितना भी है, अब्दुल सत्तार ईदी से लेके आज तक आप देखें सारी चीज़ें, आप कोई अगर 10 लाख 20 लाख रुपए दे सकता है तो मेमन ही होगा अनाउंस करके, ऐसा ही है। तो इसके बावजूद अगर मेमन पीछे है और मेमन अगर अपनी चीज़ हमारी सुनवाई नहीं कर पा रहा, अपनी सुनवाई नहीं कर पा रहा, इसमें हमारी भी कोताही भी है। देखें आपको भी इल्म में, मैं भी मुख्तलिफ जगहों पर जाता रहता हूँ, तो अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूँ कि मैंने मैगजीन निकालना शुरू किया, एक ऑफिस में छोटे बैठता था, तो एक दिन एक साहब तशरीफ लाए, हाथ में बैग था उनके और पेंट शर्ट पहने हुए थे, जावेद भाई आप? मैंने कहा जी। तो आए वो और अपना तारुफ करवाया, कहना मैं UK मेमन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या? अरे मैंने कहा आप? कहना मेरा नाम अबाली यूसुफ है। जी, अबाली यूसुफ नाम सुना हुआ मैंने, बिल्कुल। तो मेरे पास बैठे, मैंने कहा उनको बैठे आप तशरीफ रखें। कहने यार आप ये मैगजीन कर रहे हैं तो इसको कुछ इस तरीके से करें। उन्होंने मशवरे बड़े अच्छे दिए और मुझे वहाँ उन्होंने आने की दावत भी दी, तो मैं इनके उस फंक्शन में भी गया UK। ओह क्या माशाल्लाह।
माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का शुक्र हमारे है। यूसुफ साहब मेरा ख्याल है कि WMO के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। जी हाँ, इंतकाल कर चुके हैं। जी, और बिल्कुल। पहले जनरल सेक्रेटरी रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल मुझे याद है हमारे यूसुफ साहब अच्छा, कराची से ही उनका ताल्लुक था। कराची से ही वो मुझे उन्होंने बताया था कि ये कराची मेमन स्टूडेंट की जो लाइब्रेरी थी, रीडिंग रूम था, वहाँ इन्होंने पढ़ के तालीम हासिल की और वहाँ लंदन में इन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह मकाम हासिल देखिए किया। अब एक शख्स जो ग्रास रूट लेवल से निकलकर UK जिसे कहते हैं यूरोप तक में अपनी और फिर मेमन बरादरी के साथ उनकी जड़ें अभी भी मजबूत थी और अबाली यूसुफ साहब यकीन तौर पर वर्ल्ड मेमन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं। और आज अगर रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत मौके में उनकी याद आई गई है तो ना सिर्फ हाजी अबाली मेमन साहब बल्कि वो तमाम मरूमीन जिन्होंने दामे दर में सुखने किसी भी अंदाज में मेमन बरादरी की खिदमत की है, नौजवानों की हौसला अफजाई की हुई है। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। जाहिद भाई फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं प्रोग्राम की। आपके अंदर तो इतना ज़ख़ीरा है अल्फाज का, अदब का, जर्नलिज्म का, मेमन कम्युनिटी के नेम इट, हम बात करते चले जाएं शायद ऐसे 2, 4, 6 प्रोग्राम भी और हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इंशाल्लाह आपसे ये वादा रहा कि आइंदा किसी प्रोग्राम, बल्कि वादा मैं ले रहा हूँ आपसे, आइंदा किसी प्रोग्राम में जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी आपके अपने करियर के हवाले से और मज़ीद नौजवान आने वाले नए जर्नलिस्ट को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का एक शाकार है जिसमें आज अब यहाँ बैठे भी हैं, हमारे मेहमान भी हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि मेमन बरादरी की सही खबरों को, मेमन बरादरी के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने ला कर ये बता सकें कि मेमन कम्युनिटी दीगर तमाम शोबों की तरह मीडिया में भी अपना उतना ही शौक़ रखती है और इतना ही अपनी कोशिशें जारी रखे हुए। कैसे देखते हैं अली गोडिल और मेमन TV की इन काविशों को? देखिए, अली गोडिल को मैं शुरू जब इन्होंने किया था, जब से मेरी नज़र है इन पे और मेरे से राब्ते नज़र खैर ही है ना, अल्लाह नहीं तो मकसद ये कि वो हमेशा राब्ते में भी रहे, मुख्तलिफ थोड़ा सा गेप भी हो जाता था। लेकिन जब इन्होंने अपना ये काम शुरू किया मेमन TV के हवाले से, तो मैं उनको जब भी कहीं मुलाकात होती, मशवरा वगैरह दिया करता था, तो एक बात थी, उनको वो एक्सेप्ट करते थे। क्या बात। कोई चीज़ होती थी तो वो उसको फॉलो करते थे। अच्छा, दूसरा आप देखें ये सेट आप जो जहाँ हम बैठे हुए हैं, जी जी, ये मैंने कई सेटेलाइट चैनलों पे भी प्रोग्राम किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि ये सेट जो है ऐसे सेटेलाइट चैनल में भी कहीं नहीं है। कितना अच्छा, क्या बात। इससे अच्छे भी होंगे बिल्कुल, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ उस लेवल का एक सेट बना हुआ है और सब चीज़ें आपकी टेक्निकल चीज़ें इस कदर यानी मैं मुनज़्ज़म देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपको सलाम है सर कि आप और अली गोडिल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आगे इंशाल्लाह मेमन कौम की खिदमत कर सके। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन कराम, जब हमारे सीनियर्स जिनको हम हमेशा उस्ताद मोहतरम का दर्जा देते हैं, वो जब इस किस्म के अल्फाज हमारे लिए अदा करते हैं तो यकीन तौर पे ये हमारे लिए और खुशी की बात होती है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे सीनियर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें और अपना काम जो हमने अपने तौर पर अपने हाथों में लिया है, हम मेमन TV के ज़रिए आवाम तक उसकी अवेयरनेस पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। जावेद भाई के बाद अब यकीन तौर पर हमारी इस ट्रांसमिशन का भी बिल्कुल अब इख्तिताम होने जा रहा है और आपको पता है कि हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होता है और एक खूबसूरत कलाम के साथ अब इसका इख्तिताम करेंगे। अजान अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। अजान भाई, कुछ ही खूबसूरत कलाम के साथ इख्तिताम हो जाए हमारे आज की इस महफिल का। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाले नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ा आए, जदों वक्त नज़ा आए, दामन दी हवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करदा आका, मैं नात तेरी पढ़ना,
तेरा करदा इस जिक्र दी बरकत नाल इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना ऐसों से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ऐसों से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए जब वक्त नज़ा आए दीदार आता करना और दिल रोंदा जान देने जद लोकी मदीने नो दिल रोंदा जान देने जद लोकी मदीने नो हुण सानू भी याका हुण सानू भी या आका दरबार बुला लेना साईं दी तमन्नाए रवे आके मदीने बिच आसी दी तमन्नाए रवे आके मदीने बिच पवे तैबा दे कुत्तियां दे पावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमजान रब की नेमत है रमजान रब की नेमत है रमजान 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 रब की नेमत है रमजान 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 रब की नेमत